कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए पीएमजी समझ गए पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो मैंने ये सोचा है कि एक वीक पीएलएस मार्शल गॉड का बूस्टर वीडियो लेकर आया करूंगा, एक वीक वर्ल्ड डिफिंग डैन गॉड का, है ना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन फेंग हवा में खड़ा था, तीखी नजरों से उस बंदे को घूर रहा था। अगर उसे लिन फेंग की ताकत पर शक था तो वो यही अभी लड़ सकता था, है ना। वो लगा कर देख सकता था कि लिन फेंग अभी लड़ने के लायक बचा भी है कि नहीं बचा है। जो बंदा अभी स्वॉर्ड मास्टर था वो, ठीक है। उस आदमी ने लिन फेंग की तरफ देखा और तुरंत उसके बाद डुआन जीनिया की तरफ देखा। उसने तुरंत फैसला कर लिया था कि उसे इस सिचुएशन में कुछ भी हो जा लिंग वे पहले ही मर चुका था। उसे लिन फेंग को ने मार दिया था, ठीक है। और सीधा बदला नहीं लिया जा सकता था, मतलब पीछे से चोटी करूंगा अच्छा तो उसका भी, ठीक है। अगर वो सीधे लड़ने जाता तो लिन फेंग अभी भी लड़ने की ताकत होती और वो तो सीधे जरूर लिन फेंग क्या तो मार देता, है ना। अगर लिन फेंग के पास लड़ने की ताकत नहीं बची होती और अगर वो ब्लफ कर रहा होता, अगर उसने वाकई अपनी सारी की खर्च कर दी होती, तो क्या वो आदमी लिन फेंग को मार भी पाता। मतलब सही बात है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसेस वहां रहा तो लिन फेंग तो मरता नहीं। ये है, वो ये नहीं भूल सकता था कि लिन फेंग डुआ डुआन वुया के वेरिएशन से है। अगर सही कियोंग काफी स्ट्रांग होता तो वो लिन फेंग को मार सकता था, लेकिन ये आदमी अब भी काम नहीं कर सका, है ना। वरना उसे जरूर सजा मिलती, मतलब अगर लिन फेंग को मार दिया तो भी मरेगा। इसलिए उसने जल्दी से फैसला किया कि वहां से चले जाना ही बेहतर होगा। लिन फेंग को फ्यूचर में इसका पछतावा जरूर होना चाहिए, हम दोबारा मिलेंगे, उस आदमी ने कहा और वहां से चला गया, जिससे सभी भीड़ हैरान रह गई थी। सी क्योंग, लिंग यू और वो आदमी तीनों जुआन क्लियर कल्टिवेटर थे। तीनों लिन फेंग की कल्टिवेशन को क्रिपल करना चाहते थे। कुछ ने उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार जिंदा एक जलकर मारा गया, एक चला गया और एक भाग गया, है ना। अब तुम्हें आखिरकार समझ आ गया है कि जिस यंग मैन को तुम डुआन जीनिया इतना पसंद करती थी, वो असल में उसकी सोच से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस था। मतलब उसकी एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी, लोगों को समझ आ गया था। लिन फेंग मूल कर भीड़ की तरफ देखा और उसकी आंखें में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुरंत ही भीड़ के दिल में तेजी से धड़कने लगे। वो वहां से बिखर कर चली गई जल्दी जल्दी। जब भीड़ चली गई तब लिन फेंग धीरे से जमीन पर उतर गया। उसने गहरी सांस लिया। उसके चेहरे पर वो तीखा एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान साफ दिख रही थी। थकान लिन फेंग ने खुद हद से ज्यादा थका दिया था। लिन फेंग ने खुद को अपनी उसने अपनी प्योर को पूरी तरह से यूज कर लिया था। अपने ब्लैक लोटस की पूरी ताकत रिलीज कर दी थी। इसी वजह से लिन फेंग मुश्किल से अपना हाथ उठा सकता था। अगर उस आदमी ने उसको अटैक किया होता तो लिन फेंग बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। लिन फेंग डुआन जीनिया ने उसके पास आते हुए पूछा। जब उसने देखा कि लिन फेंग का चेहरा मौत से जैसा सफेद पड़ गया है, तो उसको बहुत गिल्ट महसूस हुआ। लिन फेंग की हालत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो दोबारा सेल्फिश डिजायर में उसे देखना चाहता है ना, मतलब उसकी वजह से कि हाँ मैं लिन फेंग कहने बोला था तो ये सब नहीं होता। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, डुआन जीनिया से लिन फेंग ने कहा, धीरे से कहा। जिसके बाद उसके चेहरे पर प्यारी से एक्सप्रेशन आएगी। वो अपनी उदासी छुपाकर वो उसे शादी नहीं कर पाएगी, है ना। मतलब छुपा रही थी कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी लिन फेंग से, है ना। वापस उड़कर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एग्जिट तक चलूंगी, डुआन जीनिया ने लिन फेंग से कहा। लिन फेंग ने हल्का सा सर हिला दिया और बोला, ठीक है चलो पैलेस के अंदर चलते हैं। इंपीरियल पैलेस बहुत बड़ा था, जैसे कि उसके अंदर एक खत्म न होने वाली दुनिया हो। वहाँ 7,000 से 200 बड़े रेसिडेंस बने, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग्जरियस था वो जगह, ठीक है। इतने सब होने के बावजूद इंपीरियल पैलेस बहुत ही शांत और सुकून भरा रहा था। चारों तरफ माउंटेन, रिवर, सभी चीज़ें थी। खूबसूरत पहाड़ों से शांत नदियाँ बह रही थी और थोड़ी देर बाद कुछ लोग उस खूबसूरत सीन में वॉक करते हुए नजर आ रहे थे। ऑफकोर्स वो कौन है, लिन फेंग और डुआन जीनिया थे। कुछ बैटल सिर्फ उनकी स्टैंड टेस्ट करने के लिए अरेंज की गई थी, है ना, जबकि कुछ असली में खतरनाक बैटल्स थी। मतलब समझ लो क्या हो रहा है बकचोदी। मतलब जब लोगों ने डुआन जीनिया को देखा कि वो है, तो वो हैरान रह गए। डुआन जीनिया एक यंग मैन के साथ अकेली चल रही थी। डुआन जीनिया बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल लग रही थी, जैसे वो एकदम प्यार में डूबी लड़की हो। ये खबर बहुत जल्दी पूरे इंपीरियल पैलेस में फैल गई थी। लिन फेंग भी आराम से चारों तरफ देख रहा था। लिन फेंग, क्या तुम क्या तुम वहां देख सकते हो? उस जगह का नाम वुया माउंटेन है, वहीं मेरे भाई वुया रहते हैं। उस वक्त डुआन जीनिया ने दूर एक माउंटेन की तरफ इशारा किया। वहां एक सीनरी दिखाई दे रही थी। माउंटेन के बेस एमरल्ड ग्रीन से बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो। और उसकी चोटी पर एक छोटा सा पैलेस भी बना हुआ था, जहाँ पर नीचे नदी गिर रही थी, है ना। मतलब कितना खूबसूरत सीनरी है, लिन फेंग ने हैरानी से कहा। लिन फेंग ने पहले सोचा था कि इंपीरियल पैलेस में सब कुछ बहुत थोड़ा इम्पोजिंग होगा, लेकिन अलग अलग जगह पर मैग्निफिसेंट में थी। वहाँ रहने वाला वाकई अद्भुत इंसान था, ठीक है। खासकर उस जगह पर जहाँ डुआन वुया और डुआन जीनिया रहते थे। डुआन वुया शानदार पहाड़ी सीनरी के बीच रहता था, जबकि डुआन जीनिया शांत स्ट्रीम के पास रहती थी। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन फ्यूचर में मैं इसे नहीं देख पाऊंगी, डुआन जीनिया ने उदासी भरी आवाज में कहा। लेकिन तुरंत उसकी उदासी एक मुस्कान में बदल गई। क्या वाकई सीनरी इतनी इंपॉर्टेंट थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो लिन फेंग के साथ रह पाएगी, ठीक है। मतलब लिन फेंग मतलब मान गया था, है ना। उसी वक्त डुआन जीनिया ने महसूस किया कि उसके हाथ
के पास आ गया है, उसका हाथ लिन फेंग के हाथ के पास आ गया है। लिन फेंग अपने गरम नरम हाथ उसके हाथ से पकड़ा हुआ था, मतलब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। डुआन जिनियर हल्का सा कांपी और लिन फेंग की तरफ देखा। लिन फेंग उसकी तरफ एक चमकती हुई मुस्कान के साथ देख रहा था। डुआन जिनियर भी खूबसूरत से स्माइल करने लगी। ठीक है, वो भी लिन फेंग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सूरज की लाइट दोनों पर पड़ रही थी। एक टैलेंटेड यंग मैन और एक हैंडसम यंग वुमेन एक साथ चल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब मंजर किसी भी कहानी से कम नहीं लग रहा था। सीनरी के साथ मतलब ब्यूटीफुल लड़की ऐसे चल रही है। लिन फेंग गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। डुआन जिनियर का हाथ पकड़ कर चल रही थी वो, ताकि सब लोग जान सके कि लिन फेंग और डुआन जिनियर एक साथ है। कोई सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था कि डुआन जिनियर कितने प्रेशर में थी। वो एक खूबसूरत यंग वुमेन थी, प्रिंसेस थी, लेकिन लिन फेंग को अपना स्टेटस, अपना परिवार इंपीरियल पैलेस में रहने का हक तक छोड़ने के लिए तैयार थे, और सिर्फ लिन फेंग के साथ रहने के लिए। उसके दिल में लिन फेंग के लिए एक बेकाबू चाहत थी। क्या लिन फेंग कभी उसे निराश करेगा, ये क्वेश्चन मार्क था। उसी वक्त माउंटेन के पास एक वाटरफॉल के किनारे दो लोग नजर आए। वो बिल्कुल लिन फेंग और डुआन जिनियर की तरह, वो भी एक हैंडसम यंग मैन और एक खूबसूरत वुमेन थी। हाँ, जब दोनों ने लिन फेंग और डुआन जिनियर को देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। कितनी खूबसूरत औरत है। यंग मैन ने डुआन जिनियर को देखते हुए सोचा। वो बिल्कुल खिली हुई कमल की तरह लग रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके पास खड़ी खूबसूरत लड़की उसकी फेलो डिसाइपल थी। वो भी बहुत सुंदर थे, लेकिन डुआन जूनियर के मामले थोड़ी कम थे। तुरंत बाद यंग मैन ने धीरे से अपना सर घुमाया और लिन फेंग की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि लिन फेंग पहले भी कहीं उसने देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? यंग मैन ने भवें घुरते हुए पूछा। यंग गर्ल डुआन जिनियर को देख रही थी। उसने तो लिन फेंग पर ध्यान तक नहीं दिया था। डुआन जिनियर बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जा रही थी, है ना, मतलब खासकर इसलिए क्योंकि वो कुछ देर पहले उसका फेलो डिसाइपल डुआन जिनियर को एक अजीब सी नज़र से देख रहा था। मतलब थोड़ा अजीब समझ सीख है, मतलब थोड़ा समझ आया क्या हो रहा है। जब यंग गर्ल ने अपने फेलो डिसाइपल की बात सुनी तो उसने लिन फेंग की तरफ देखा। उसे भी एहसास हुआ जैसे उसने लिन फेंग को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। आसमान में एक ईगल जोर से चीखते हुए उनकी तरफ यंग मैन के पास आ गया, है ना, मतलब आकर उतर गया। जब लिन फेंग और डुआन जिनियर ने ईगल की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया। दोनों ने अपना सर उठाया और वाटरफॉल के पास देखा। लिन फेंग की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में एक लाइट चमकी। वही लिन फेंग की आंखें बेहद ठंडी हो गई थी। चाहे उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शन और वजह से उसे समझ आ गया था कि वो लोग कौन थे। उस दिन जब वो सेलेस्टर रिवर से योंगी सिटी आया था, तब याद है ना, कोल्ड ब्लडेड एक सेवेज बंदा आया था, वही है वो। उन्होंने कहा था कि अगर लिन फेंग बदला लेना चाहता है तो उन्हें इंपीरियल सिटी में आकर ढूंढ सकता है। लिन फेंग को अब भी उसका नाम याद था, लिंग टियान। हाँ, लिंग टियान ने आंखों में गिले इंटेड एहसास किया लिन फेंग के। उसने तुरंत महसूस कर लिया था उसकी भवें सिकुड़ चुकी थी। लिन टियान पूरा यकीन था कि कभी लिन फेंग को नहीं देखा था उसने, है ना, फिर भी वो बहुत सिमिलियर लग रहा था। वो भी किलिंग इंडेंट रिलीज कर रहा था, है ना। लिन टियान क्या हुआ? उसी वक्त वाटरफॉल के ऊपर आसमान में एक नरम और शांत आवाज सुनाई दी। तुरंत बाद डुआन वुया ने उसके पास आ गए और दूर खड़ी दो सील हाउस को देखा। हैरानी की बात यह थी कि वो उसकी बहन डुआन जिनियर और लिन फेंग थे, लेकिन लिन फेंग और तियान मतलब लिंग तियान को देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो मतलब देखेंगे कि क्या होगा अभी। मतलब वो बंदा याद है ना जिसने आते ही दो लोगों को मार दिया था, वही है ये। डुआन वुया से उस बंदे ने पूछा कि वो दोनों लोग कौन है। डुआन जिनियर एक ग्रेसफुल, एलिगेंट और बेहद खूबसूरत यंग वुमेन थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि वो कौन है जिसके साथ लिन फेंग उसे बहुत ही ठंडी नज़र से देख रहा है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। लिंग तियान ये भी जानना चाहता था कि वो पहचाना हुआ क्यों लग रहा था। वो यंग मैन मेरी बहन डुआन जिनियर है, डुआन वुया ने कहा, जिससे लिन तियान हैरान रह गया। ये हर मेजेस्टी द प्रिंसेस, है ना, कोई हैरानी की बात नहीं है, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने पहले ही सुना था कि प्रिंसेस बहुत खूबसूरत है, बेमिसाल खूबसूरती है उनको। लिंग तियान ने अपने दिल में तारीफ करते हुए कहा। डुआन जिनियर की खूबसूरती ने उस पर गहरा छाप छोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ जो आदमी खड़ा था वो कौन है, मैं उसे नहीं जानता। लिन तियान ने डुआन वुया की तरफ देखते हुए कहा। लिन फेंग और डुआन जिनियर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे उनकी सिलौट और साफ नजर आ रही थी। लिंग तियान को लग रहा था जैसे वो लिन फेंग को जानता हो, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने कभी लिन फेंग को नहीं देखा था, फिर भी फेमिलियर लग रहा था। क्या मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, लिंग तियान ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत अपना ख्याल झुठला दिया। एक कल्टिवेटर होने के नाते उसके अपने सेंसेस पर बहुत ज़्यादा साफ थे, है ना, खासकर डुआन के लेयर में पहुंचने के बाद वो गलती नहीं कर सकता था। ये डुआन वुया ने कुछ कहने ही वाला था, हम पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं। अचानक एक आवाज़ ने डुआन वुया के बात काट दी। लिन तियान ने लिन फेंग की तरफ सीधे घूर कर देखा। ठीक है, लिन फेंग की आंखों में बर्फ जैसी ठंडी थी, जो कि डुआन वुया और वो भी बातें सुन सकता था ना, मतलब उसकी बहुत पावरफुल थी। लिन फेंग के सेंस से भी वो भी इनकी बात सुन सकता था। तो लिन फेंग ने जवाब दिया, तुम बहुत ही फेमिलियर लग रहे हो। लिन तियान ने सीधे लिन फेंग की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो। जैसे ही मैंने सोचा था ये बिल्कुल मुझे पहचान नहीं पाया। लिन फेंग ने मन ही मन सोचा। लिंग तियान को वो याद तक नहीं था। योंगजी सिटी में उसने स्टेचू तोड़ दिया था और लिन फेंग की बेइज्जती की थी। ठीक है, पंगा लेना उसे भारी पड़ने वाला था। सोल्जर्स की भी जान ली थी। तुमने मुझे कभी नहीं
तुमने मुझे सामने से कभी नहीं देखा, ये मेरी पहली बार फेस टू फेस मुलाकात है हम दोनों की, तुम मुझे भूल नहीं सकते। लिन फेंग की आवाज़ बर्फ जैसे ठंडी थी। वो पहले भी हम पहले योंगजी सिटी में मिल चुके हैं। योंगजी सिटी, लिन तियान ने भविष्य को बोली। योंगजी सिटी में सिर्फ एक छोटा सा शहर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बस वहाँ से मिल जाएगा। बस एक एक इंसान था जिसका नाम उस जगह से जुड़ा हुआ था। तुम लिन तियांग एक पल के लिए सन रहेगा, फिर उसकी आंखों में ठंडी नजर आ गई और ये देखने लगा। उसने कहा, तुम लिन फेंग हो, लगता है अब तुम्हें मेरी याद आ ही गई। लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। इंपीरियल पैलेस के अंदर उसकी मुलाकात पहले लिंगू से हुई थी और अब लिंग तियान से भी हो गई थी, लेकिन वो इस वक्त दुआनवुया के पैलेस का एरिया में था। इंपीरियल पैलेस वाकई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जगह थी। लिन तियान, लिन फेंग, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। दुआनवुया ने ही दोनों के गुस्से को घूरते हुए देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, ठीक है, नरम लहजा में बोला उसने। वो माहौल को हल्का करना चाहता था, लेकिन वो दोनों पहले से ही दुश्मन थे। क्या वो कुछ सब लफ्ज से एक बीच में नफरत खत्म कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। खासकर इसलिए क्योंकि लिन फेंग और लिन तियान की दुश्मनी खून से जुड़ी हुई थी। कई दर्जन सोल्जर्स मारे गए थे। लिन फेंग उन्हें भूल नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बिल्कुल प्रेडिटर्स की तरह। लिन तियान के साथ खड़ी छोटी यंग गर्ल भी लिन फेंग को देख रही थी। लगता है योंगजी सिटी का मार्का उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। हैरानी की बात यह थी कि वह प्रिंसेस के साथ था और यह भी लग रहा था कि डुआनवुया उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली था। पहले उसने सोचा था कि डुआनवुया सिर्फ आदमी है जिसने लिन फेंग को मार्कस बना दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच इतना गहरा रिश्ता होगा। लेकिन उसके हिसाब से लिन फेंग की तुलना लिन तियान से नहीं हो सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि लिन तियान कितना गिफ्टेड और टैलेंटेड था। वो उसे अनंत गुना ज़्यादा पावरफुल समझते थे। अब जब वो इंपीरियल सिटी आ चुके थे, देर सवेर पूरी सिटी में उनका नाम जरूर गूंजेगा। उसका नाम हर किसी की जुबान पर होगा। वो सोच रहे थे, ठीक है जीनिया, तुम और लिन फेंग यहाँ क्या कर रहे हो? डुआन जीनिया ने महसूस किया कि माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। तो उसने डुआन जीनिया से पूछा। जीनिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं लिन फेंग को बाहर तक छोड़ने जा रही थी। ये पहली बार इंपीरियल सिटी आया है, मतलब पैलेस आया है, ठीक है, तुम लोग जाओ। डुआनवुया ने नरम लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि लिन फेंग वहाँ रुके और साफ साफ दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, फिर लड़ाई तक पहुंच जाए बात उनकी। डुआनवुया ने लिन फेंग का हाथ खींच लिया, लेकिन लिन फेंग भी समझ गया था कि डुआनवुया का मतलब था कि अभी लिन तियान को देख रहा था। तब अभी मतलब वो अभी भी लिन फेंग को देख रहा था। उसका मतलब समझकर भी लिन फेंग पहले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर चुका था। इस वक्त वो लड़ना मुमकिन नहीं था और वो डुआनवुया की इज्जत भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए वो अभी वहाँ के लिए दोस्ती कड़क करता है, मतलब कदर करता था दोनों की दोस्ती के, है ना, लिन फेंग का। डुआनवुया हमेशा से लिन फेंग के साथ बहुत अच्छा रहा था, लेकिन लिन फेंग उसके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। अगर वो डुआनवुया कभी दुश्मन बन जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। वो डुआनवुया का बड़ा भाई भी था, इसलिए लिन फेंग उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। इसलिए लिन फेंग ने वहाँ लान तियान से लड़ने का फैसला नहीं किया। मैं इंपीरियल सिटी आ चुका हूँ, लिन फेंग ने लिन तियान से कहा। लिन तियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि लिन फेंग क्या कहने आया है। वो जरूर उसे ढूंढने आया था, है ना, मतलब ढूंढ ले, मतलब आ गया हूँ तो यहाँ का ढूंढ लो, अपने हिसाब चुकता करेंगे। और अब लिन फेंग वाकई आ गया था। तो लिन तियान ने घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर पूरा एरोगेंस भरा हुआ था। उसने बिना डरे लिन फेंग की स्टैचू तोड़ा था और फिर बहुत बकचोदी की थी, ठीक है, कीड़े मकोड़े थे समझ लो ऐसे उसकी नज़र में। मेरे भैया को खून बहाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ी मेरे भाइयों की खून बहाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लिन फेंग ने कहा, ठीक है। कुछ कीड़े मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लिन तियान ने कहा। उसकी आंखों में मजाक उड़ा रहा था वो। उसके लिए वो सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। और बदले की बात मैंने पहले कहा था, अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, हम लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफ़ी स्ट्रांग होगे, ठीक है, मैं रहम नहीं करता। लिन तियान ने हाथ से ज़्यादा घमंडी नज़र से लिन फेंग को नीचे दिखाते हुए कहा ये सब। जब लिन फेंग का नाम मशहूर होना शुरू हुआ था तब लिन तियान योंगजी सिटी गया था और उसका स्टैचू तोड़ दिया था, याद है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। और अब उसने देखा कि लिन फेंग एलिगेट प्रिंसेस के साथ लग रहा है तो उसके दिल में जलन भर चुकी थी। वो जलन महसूस कर रहा था। इंतजार करो, लिन फेंग ने बस इतना कहा और डुआन जूनियर के साथ चल दिया। दोनों धीरे धीरे जाकर उनकी नज़रों से ओझल हो गए। डुआन वुया वहीं लिन तियान और उसकी कंपेनियन के साथ खड़ा रह गया। तो उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, है ना, मैं इंतजार करूंगा, लिन तियान ने मन ही मन में सोचा। लिन फेंग उसे धमकी दे रहा था। काफी समय हो गया तो उसे ऐसी हिम्मत किसी ने ही नहीं दिखाई थी। अगर लिन फेंग चाहता तो वो इंतजार करे बिना अभी यही आगे कर सकता था, ठीक है। उसकी नज़र में लिन फेंग बस एक मामूली चीज़ी मार्कस था जो लिन तियान था उसकी नज़र में। अगर डुआनवुया की इज्जत नहीं होती थी लिन फेंग पर, वो अटैक कर देता। लिन फेंग ये लोग तुम्हारे दुश्मन की हुए। इंपीरियल पैलेस में धीरे धीरे चलते हुए डुआन जूनियर ने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा। लिन फेंग ने पूरी बात उसे धीरे से समझा दी, है ना। लिन फेंग उन चीज़ी सोल्जर्स की मौत का बदला जरूर लेगा, सभी बातें कर रही थी। अब जब मेरी मुलाकात उससे हो ही गई है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, लिन फेंग ने कहा। यह कहकर उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ठंडी किलिंगनेस जग रही थी। एक साल पूरा भी नहीं हुआ था लिन फेंग ने
अनेक स्किल्स सीख ली थी और वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा समझदार और तजुर्बे वाला इंसान बन चुका था। इंपीरियल सिटी की सिचुएशन दिन ब दिन ज़्यादा ट्रबलसम होती जा रही थी। अब चाहे लिन फेंग आउटस्टैंडिंग जीनियस की रिस्पेक्ट करता था, कभी कभी उससे भी हालत के खिलाफ काम करना पड़ता था। ठीक है, मतलब उसे भी कभी कभी जीनियस को भी मारना पड़ता था लिन फेंग को। डुआन जीनियर ने लिन फेंग किलिंग रिटर्न महसूस करके उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया और मुस्कुराकर लिन फेंग से कहा, हमारे दुनिया में बहुत से लोग किसी इंसान का घमंड तोड़ने के लिए जुड़े हुए लोगों को मार देते हैं। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बेहद पावरफुल होता है, लेकिन खुद को दुनिया से सबसे ऊपर समझते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। डुआन जीनी अच्छी तरह जानती थी कि लिन फेंग आज़ाद मिजाज का था। कभी कभी वो एग्रेसिव और ठंडा हो जाता था, लेकिन बिल्कुल भी रहम अपने दुश्मनों पर नहीं करता था। लेकिन उसके दिल में एक अब दया भी थी, ठीक है, वरना कुछ सोल्जर्स की मौत पर वो इतना गुस्सा नहीं हो सकता था। कॉन्टिनेंट पर बहुत से लोग थे जो दिल से साफ, ईमानदार और टैलेंटेड थे। वो बिल्कुल भी मारना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो उन्होंने उनका बेरहमी और ठंडापन देखा तो उसके पास तलवार उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब उनके जब करीब लोगों को खतरा पड़ा तो वो लोगों ने जरूर तलवार उठाए। लिन फेंग अपने दिन में बहुत ज़्यादा संघर्ष से गुजर चुका था। आसमान और जमीन बेरहम थे। वो सभी जीवों पर स्ट्रॉ डॉग्स की तरह देखते थे, ठीक है। लियू कांग के दिल में भी था, ठीक है, यही बात थी, ठीक, मतलब स्ट्रे डॉग्स की तरह हेवन उन्हें देखता है, ऐसा लियू कांगला ने भी कहा था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अगर हमारा दिल कभी ना बदले और हम वैसे ही रहेंगे तो मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। डुआन जीनियर ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, जैसे वो लिन फेंग को शांत करने की कोशिश कर रही हो। जब लिन फेंग ने डुआन जीनियर की मुस्कान देखी तो वो भी बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगा। असल में एक प्रिंसेस होने के नाते डुआन जीनियर को लोगों को एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और चाल चलते हुए बहुत ज़्यादा देखती थी, है ना। मतलब जैसे उसका बड़ा भाई छोटे भाई दोनों करते थे वैसा। लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान इतनी साफ और कोमल लग रही थी जैसे दिलों को बदल देगी। लिन फेंग ने अपना सर उठाया और बहुत प्यारी से उसके गाल को छुआ। डुआन जीनियर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लग चुकी हो। उसका सर झुका लिया उसने धीरे से अपना। मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रहूंगा, लिन फेंग ने एक इरादा जारी करते हुए कहा ना डुआन जीनियर से। चाहे वो कितना भी पावरफुल हो रहा था, वो अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ने वाला था। लिन फेंग, मेरे भाई के दोस्त सब बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हैं, सबका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। लिन तियांग और वो यंग वुमेन भी ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगी। वो मेरे भाई की अटेंशन खींच पाई है, बहुत ज़्यादा उनसे केयरफुल रहना। इसलिए डुआन जूनियर ने सर उठाकर कहा। वो लोग डुआनुआ माउंटेन तक आ सकते थे तो वो बिल्कुल आम नहीं हो सकते थे। मैं समझ गया, लिन फेंग ने कहा। वो लिन तियान को मारना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो बिल्कुल पागलों की तरह काम करेगा। लिन तियान और वो लड़की एक जुआन की लेवल के फिरियस बीस्ट पर सफ़र कर रहे थे। इससे वो बहुत ज़्यादा प्राउड एरोगेंट लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो डुआनुआ के ट्रस्ट जीत चुके थे। ये साबित करता थे कि वो ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। उन्हें मारने के लिए लिन फेंग को अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। डुआन जीनियर अब लिन फेंग बातें करते हुए काफ़ी देर चलते रहे दोनों लोग। पता नहीं कितना समय हो गया तो वो इंपीरियल पैलेस के बाहर आ गए। लिन फेंग मतलब इंपीरियल पैलेस के चारों तरफ एक लंबी रिवर और खूबसूरत फॉरेस्ट बने हुए थे। बीच में एक चौड़ी रोड बनी हुई थी। अंदर और बाहर जाने वाले लोग बहुत कम थे। जब लिन फेंग और डुआन जीनियर पैलेस से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत सारे सील हाउस देखे और एक कैरेज भी वही शांति से खड़ी थी, जो वो किसी का इंतजार कर रही हो ऐसा लग रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग डुआन जीनियर को देखकर हैरान रह गए। सब ने बहुत आदर के साथ उसके सामने झुककर सल्यूट किया। साथ ही वो लिन फेंग को भी देखकर बहुत क्यूरियस थे, लेकिन डुआन जीनियर को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो लिन फेंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब लिन फेंग और डुआन जीनियर के कैरेज के अंदर के पास पहुंचे तब भी वो कैरेज बिल्कुल नहीं हिली। उसके पास सिर्फ एक सील आउट का एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ बस दिख रही थी। उसकी पीठ पर एक शॉट लटकी हुई थी। वो बहुत ही सुस्त लग रहा था और उसकी आंखें बंद थे। तुम दोनों बहुत ही धीरे आए। अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी। एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। उसने अपना सर हल्का सा सर मोड़ लिया। सर से मतलब धीरे से मुड़ गया वो बंदा। वो यंग मैन अपनी खूबसूरत आंखों से डुआन जीनियर और लिन फेंग को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा बेपरवाह अंदाज था। वेन आउजू। लिन फेंग एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आई। काफ़ी वक्त हो गया। वेन आउजू भी मुस्कुरा दिया। अगले ही पल वो सीधे खड़ा हो गया और अब उसकी बॉडी से खतरनाक सॉल एनर्जी फूटने लगी, जिसने पूरे माहौल को भर दिया था। लिन फेंग हैरान रह गया। उसके बाद वो फेमिनाइल ब्यूटी वाला यंग मैन अजीब एक्सप्रेशन के साथ लिन फेंग की तरफ चल दिया। लिन फेंग भी एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने आंखों में भी खतरनाक चमक अपीयर हो गई। वो वेन यानजू की तरफ बढ़ गया। स्वॉर्ड वेन आउजू ने धीरे से कहा। उसने तुरंत अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली से स्वॉर्ड एनर्जी जमा होने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। सन, लिन फेंग ने भी उसी वक्त कहा। उसने भी अपनी उंगली वान आउजी की तरफ उठाई। उसकी उंगली में स्वॉर्ड की के साथ साथ चमकती हुई सन की भी भरी हुई थी। क्रैक क्रैक की आवाज़ के साथ दोनों की खतरनाक एनर्जी हवा में टकरा गई। लिन फेंग और दोनों की एनर्जी टकराकर एक साइक्लोन की तरह बन गई। लिन फेंग की बॉडी 2 कदम पीछे हट गई, जबकि वेन आउजी अपनी जगह पर खड़ा रहा। शांत नजर से लिन फेंग को देखने लगा। सुआन के लिए लिन फेंग मुस्कुरा दिया। काफी समय से
दोनों नहीं मिले थे। वेन आउजी ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन लिन फेंग को इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, ये बिल्कुल नॉर्मल था। जब लिन फेंग सेलेस्टियल एकेडमी में ज्वाइन हुआ था तब वेन आउजी की कल्टीवेशन उससे बहुत ज़्यादा थी। वॉर के दौरान भी वेन आउजी की कल्टीवेशन उससे ऊपर रही थी। इतने कम समय में लिन फेंग ने एल्केमी बेसिक्स भी सीख ली थी। उसने सरप्लस सोल टेक्निक और बहुत सारी पावरफुल स्किल्स भी सीख ली थी और जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर लिया था। वेन आउजी की नेचुरल टैलेंट भी बहुत हाई थी, इसलिए उसने भी जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर लिया। अजीब बात नहीं थी। लिन फेंग अपनी सरप्लस सोल और अर्थ फ्यूजन की वजह से लोगों से बेहतर चीज़ें समझ सकता था। इसी वजह से उसकी टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पावर लेकिन अभी तक उसने दुनिया का सबसे बड़ा अटैच अनमैच्ड जीनियस नहीं कहा जा सकता था लिन फेंग को। वेन आउजी, सी क्योंग और लेंग्यू भी अपनी जगह पर बहुत बड़े जीनियस माने जाते थे, लेकिन अभी उनका टैलेंट लिन फेंग से कम नहीं था, है ना। और ये बात कल्टीवेशन टैलेंट के लिए थी, मतलब बस कल्टीवेशन टैलेंट के लिए ये बात थी। अगर बात फाइटिंग एबिलिटी और कॉम्बैट स्ट्रेंथ की हो तो लिन फेंग में से ज़्यादा लोगों से काफ़ी आगे हो रहा था। उसने सिर्फ फर्स्ट जुआन के लेयर में ब्रेक थ्रू किया था, फिर सेकंड लेयर कल्टीवेटर को मार सकता था। हाँ, मैं जुआन के लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वेन आउजी ने ज्ञान देते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, अभी कुछ पल पहले जब दोनों अपनी ताकत दिखाए थे तब पावर के मामले में वेन आउजी लिन फेंग पहले ही हार गया था, मतलब, है ना। लेकिन लिन फेंग ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की थी। उसकी दहकती हुई एनर्जी बिल्कुल आखिरी पल में गायब हो गई थी, वेन आउजी की दो उंगलियां टकराने से पहले। उसके बाद लिन फेंग ध्यान से धीरे से पीछे हट गया। ये सब वेन आउजी ने बिल्कुल इज्जत बचाने के लिए किया गया था। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। काफ़ी समय से दोनों नहीं मिले थे, फिर भी वेन आउजी यहाँ कैरेज लेकर उनके इंतजार कर रहा था। सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, वेन आउजी ने कहा। लिन फेंग हैरान रह गया। वेन आउजी को कैसे पता चला कि लिन फेंग इंपीरियल पैलेस आया है? और सबसे बड़ी बात यह कि उसके इंतजार क्यों कर रहा था? टीचर ने मुझे यहाँ आकर तुम्हारा वेट करने को कहा था, वेन आउजी। अगर जीनिया तुम्हारे साथ है तो इंपीरियल पैलेस के अंदर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर पैलेस के बाहर अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे रोकूंगा, वेन आउजी ने मुस्कुराते हुए कहा। टीचर, लिन फेंग हैरान रह गया। लगता था डुआन जीनिया और डुआन हुआ काफ़ी क्लोज थे। लिन फेंग आजू मेरा फेलो स्टूडेंट है, डुआन जीनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तब जाकर लिन फेंग को समझ आ गया कि यह बात थी। वेन आजू और डुआन जीनिया के मतलब फेलो डिसाइपल्स थे और लिन फेंग अच्छी तरह जानता था कि उनका टीचर कौन था, यान यू पिंगसेन। लेकिन इस बार हमारे टीचर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इंपीरियल पैलेस के अंदर बहुत ही लोगों ने लिन फेंग को ट्रबल कर दिया था, डुआन जीनिया ने हल्की सी मजबूरन मुस्कान के साथ कहा। यान यू पिंगसेन ने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी प्लानिंग से भी बाहर निकल चुकी थी। ट्रबल दिया जीनिया तुम उसके साथ ही, फिर भी किसी ने लिन फेंग पर अटैक करने की हिम्मत की? वेन आउजी हैरानी से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। लिन फेंग की मुलाकात सी क्योंग से हो गई थी, डुआन जीनिया ने जवाब दिया। सी क्योंग, वेन आउजी की आंखें से उड़ गई। अब उसे सब समझ आ गया। लिन फेंग की मुलाकात सी क्योंग से हुई थी तो सिचुएशन खराब हो गई। सी क्योंग डुआन जीनिया के दीवानों में से एक था। वो किसी को भी फेस देने वाला इंसान नहीं था। सी क्योंग ने लिन फेंग को ज़्यादा ट्रबल तो नहीं दिया? वेन आउजी ने परेशानी से पूछा। वो सी क्योंग का टेम्परामेंट अच्छी तरह जानता था। डुआन जीनिया बस मुस्कुराई और हल्का सा सर हिला दिया। तभी लिन फेंग ने धीरे से कहा, हम दोनों लड़े थे, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों लड़े थे? वेन आउजी हैरान रह गया। लिन फेंग की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रही थी, लेकिन सी क्योंग कितना पावरफुल था ये वेन आउजी अच्छी तरह जानता था। फिर भी लिन फेंग कह रहा था कि इन दोनों के बीच फाइट हुई थी, तो मतलब इससे पता चलता था कि लिन फेंग कितना पावरफुल है। फाइट के बाद वो चला गया, लिन फेंग ने कहा, है ना। फिर उसने डुआन जीनिया की तरफ मुड़ कर देखा। यहाँ से मैं वेन आउजी के साथ चले जाऊंगा, तुम वापस चले जाओ, ठीक है, डुआन जीनिया ने प्यार भरे अंदाज में लिन फेंग से कहा। लेकिन उसने लिन फेंग का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया था। उसके दिल उसे छोड़ने का बिल्कुल तैयार नहीं था। अपना ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा। फिक्र मत करो, लिन फेंग ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले पल उसके हाथ धीरे धीरे अलग हो गए, है ना। डुआन जीनिया वापस चलने लगी, लेकिन हर थोड़ी देर बाद मुड़कर लिन फेंग को देख लेती थी, जैसे उसे डर होगी लिन फेंग अचानक गायब हो जाएगा और कभी वापस ना आए। लिन फेंग ने उसे वादा किया था, फिर भी उसके दिल में खो देने का डर था, क्योंकि वो लिन फेंग से इतना प्यार करती थी कि उसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लिन फेंग पूरे वक्त मुस्कुरा रहा था जब तक डुआन जूनियर की सिलावट उसकी नज़रों से गायब नहीं हो गई। उसके बाद उसने अपना सर घुमाया, तब उसने देखा कि वान आउजी के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन थी, जैसे वो मुस्कुरा भी रहा हो और ना भी। काफ़ी वक्त बाद दोनों मिले थे और दोनों ही जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। वह सेलेस्टियल एकेडमी के नंबर 1 डिसाइबल बन गया था और अनगिनत लोगों उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात है, उसने प्रिंसेस को भी दिल जीत लिया। लिन फेंग की बात हो रही थी, ठीक है, सच में लिन फेंग अलग ही लेवल का बंदा था। हम कैरेज क्यों लाए हैं? लिन फेंग ने पूछा। ये सुनते ही वेन आउजी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गया, फिर मुस्कान आ गई। लिन फेंग कैरेज को देखते हुए बोला, आखिर वो कोई लड़की तो था नहीं जिसे वो कैरेज में ले जाए। लिन फेंग लड़की नहीं था जो वो कैरेज में बैठ कर जाते कि क्या पता है तुम प्रिंसेस के साथ भाग कर शादी करना चाहते हैं, मतलब
क्या पता हम प्रिंसेस मतलब तुम प्रिंसेस के साथ भागकर शादी करना चाहते हैं, इसलिए कैरेज ले आया। वेन आउजी ने हंस पड़ा, ठीक है, यह बोलकर उसने लिन फेंग ने बेबस होकर आंखें घुमाई। उसने वेन आउजू को इग्नोर किया और कैरेज की तरफ बढ़ गया। वेन आउजू आसमान में मतलब सामने बैठ गया और चाबुक खिलाकर घोड़ों को चलाने लगा, ठीक है। कैरेज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इतने दिन तक तुम कहाँ थे, लिन फेंग ने पूछा। लिन मतलब बैठे हुए, मैं नाइन ड्रैगन माउंटेन चेन में था, माउंट स्वॉर्ड को पीक पर। वेन आउजी ने जवाब दिया, वहाँ मैंने कुछ समय तक आंखें बंद करके कल्टीवेशन किया और जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर लिया। नाइन ड्रैगन माउंटेन चेन माउंट स्वॉर्ड, लिन फेंग ने हैरानी से बोल उठा, ठीक है। इंपीरियल सिटी के ईस्ट में यह जगह माउंटेन रेंज पर था, ठीक है। वहाँ काउंटलेस फिरेसियस बीस्ट रहते थे। कुछ हद तक वो ब्लैक वाइट माउंटेन जैसा ही था, बहुत ही विशाल एरिया था। और उस माउंटेन चेन की दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा पड़ोसी देश था। लिन फेंग ने यह भी सुना था कि वहाँ पर यूए क्लैन रहता था जंगल के उस पर। और वेन आउजू जिस माउंट स्वॉर्ड की बात कर रहा था वो स्वॉर्ड माउंटेन चेन की सबसे ऊंची पीक में से एक थी। हाँ, मैं माउंट स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब उसने बताया, मेरी स्वॉर्ड पाथ काफ़ी इंप्रूव हो गई है। जब तुम्हारे पास वक्त होगा तो तुम वहाँ जरूर जाना। लिन फेंग से वेन आउजी ने कहा। इंपीरियल सिटी के स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स को माउंट स्वॉर्ड बहुत पसंद आता था। वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अफवाह ये भी थी कि बार बार जाना ठीक नहीं होता। स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए सबसे अच्छा समय तब होता है जब वो नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के करीब हुए, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी। अगर कोई बहुत ज़्यादा बार वहाँ जाए तो उसे स्वॉर्ड पाथ पर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हालांकि ये एक सिर्फ एक र्यूमर था। तो चलो, लिन फेंग ने अचानक कहा। वेन आउजी एकदम हैरान रह गया। क्या अभी? उसने अपनी खूबसूरत आंखों से लिन फेंग को देखते हुए कहा। अभी? हाँ अभी, लिन फेंग ने मजबूती से सर हिला दिया। वेन आउजी बिल्कुल सन्न रह गया, वह बस लिन फेंग को देखता रहा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी। हम तुम सच में पागल हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, वेन आउजी ने नाराज होकर कहा। अगले पल घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। कैरेज के पहिए जमीन को बिजली की स्पीड से छू रहा था और कैरेज सीधे ईस्ट माउंटेन की तरफ फुल स्पीड से जा रहा था। वेन आउजी पूरे दिन बिना रुके कैरेज चलाता रहा, लेकिन सिर्फ एक दिन की जर्नी के बाद वो लोग नाइन माउंटेन चेन पहुंच गए थे। वेन आउजी ने खुद खुद को स्ट्रेच किया और सामने एक विशाल माउंटेन को देखा। मतलब वो फिरेसियस बीस्ट से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक थकान साफ नजर आ रही थी, ट्रेनिंग की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि उसने पूरे दिन मतलब कैरेज चलाया था। वो गहरी सांस लेने लगा। यह सच में बहुत थका देने वाला था। उसने लिन फेंग की कैरेज से कूद कर नीचे उतर गया। मतलब उसी वक्त, है ना, लिन फेंग के नीचे आ गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। यह पहली बार था जब वो यहाँ आया था। यहाँ भी ब्लैक माउंटेन बीन की तरह ही बहुत सारे बीस्ट रहते थे, लेकिन दोनों जगह में काफ़ी फर्क था। मतलब पहाड़ों से ढका हुआ था वो जगह और ये जगह सिर्फ क्लिफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जियोग्राफी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर थी। हर माउंटेन की हाइट एक दूसरे से काफ़ी हाई थी, अलग थी। मतलब फिर भी लोग काफ़ी एक बात कॉमन थी, दोनों जगहों में खतरनाक फिरेसियस बीस्ट रहते थे। मतलब उस माउंटेन और इस माउंटेन की बात हो रही थी, ठीक है। इसलिए पूरा माहौल एकदम बीस्ट के घने की से भरे हुए थे। इतनी डेंजरस जगह होने के बाद भी लोग यहाँ आते थे फिरेसियस बीस्ट से लड़ने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कल्टीवेशन अपनी जान की परवाह किए बिना बीस्ट से लड़ते थे, मतलब कल्टीवेटर्स, और मजबूत बनते थे। साथ ही वो बीस्ट के ट्रेजर्स भी मिल जाते थे उन लोगों के। इसलिए जहाँ बहुत सारे डेंजरस क्यों ना हो, फिर भी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते थे। माउंट स्वॉर्ड किधर है, लिन फेंग ने पूछा। सीधे लगभग 5 किलोमीटर अंदर चले जाओ, वही दिख जाएगा, वेन आउजी ने जवाब दिया। फिर उसने कहा, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, हमें अलग होना पड़ेगा। यह कहकर वो तुरंत मुड़ गया। वो दोबारा गैरेज पर चढ़ा और चाबुक खिला दिया और अपने घोड़ों दौड़ पड़े, ठीक है। कुछ ही देर बाद कैरेज धीरे धीरे उसकी नज़र से गायब हो गया। लिन फेंग उसे जाते हुए देखता रहा। कितना अच्छा इंसान है। उसके चेहरे पर फेमिनाइल और हैंडसम था, मतलब लड़कियों की तरह हैंडसम था वेन आउजी का चेहरा, ठीक है। लेकिन उसका स्वभाव और नेचुरल एकदम आज़ाद और बेपरवाह था। वेन आउजी भी बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड था। उसका कैरेक्टर बहुत मजबूत था, लेकिन वो बिल्कुल भी रेकलेस नहीं था। वो हमेशा दूसरों से अलग नज़र आता था और उसने कभी भी ग्रेटनेस को समझेंगे या नहीं, मतलब समझ नहीं आता, डर था, है ना। मतलब लोग उसके बुराई करेंगे ऐसा वैसा उसे। कुछ ही देर बाद लिन फेंग माउंटेन रेंज के अंदर चला गया। उसका इरादा सीधा था, कल्टिवेट करना और सीधे और भी ज़्यादा पावरफुल बने। इंपीरियल सिटी में उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। सिक्योंग से लड़ना हो या फिर लिंग टियान को मारना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती थी। इसलिए जैसे ही उसने वेन आउजी से सिग्नल किया परफेक्ट जगह है, तो वो यहाँ आने का फैसला कर लिया था। कल्टिवेशन का कोई अंत नहीं होता था, इससे सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता था। लिन फेंग शॉर्ट फ्यूजन कर सकता था, लेकिन फिर भी वो पूरी मास्टरी हासिल नहीं की थी उसने अभी तक, ठीक है। वो उसे बहुत दूर था, मतलब मास्टर फुल कंट्रोल से भी दूर था। और शॉर्ट पाथ में उसे भी और ज़्यादा पावरफुल रेलन्स होंगे जो अभी उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा। बस अभी तक लिन फेंग उन्हें डिस्कवर नहीं कर पाया था। सूरज की रोशनी घने जंगल पर चमक रहे थे, लेकिन घनी शाखों के बीच से नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। फेंग तिंग, ठीक है, फेंग तिंग बहुत सावधानी से जंगल के अंदर चल दिया। मतलब लिन फेंग नाम होगा उसका, ठीक है। उसके पास उसके क्लैन का
गार्ड्स और उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। मतलब फेंगटिन अलग बंदा है ये, ठीक है, मतलब लिन फेंग के बाद अलग बंदा दिखा रहा है, एक और बंदा था, ठीक है, ऐसा था। जीयू हम लगभग 5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। अगर और आगे बढ़े तो बहुत पावरफुल लोग लिंक लेवल बीस्ट मिल सकते हैं, ठीक है, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके साथ चल रहा है एक ओल्ड मैन ने कहा, ठीक है, मतलब ये फेंगटिंग अलग बंदा है, मतलब ये कौन है हमें पता चलेगा। जी मुझे पता है, फेंगटिंग ने सर हिलाकर जवाब दिया। वो डर रहा था, मतलब डर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना जरूरी था। उसके फादर बहुत ही बीमार थे और उसे 9 सन ग्रास ढूंढना ही था। जियो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे, ओल्ड मैन ने कहा। मतलब ये लड़की है, ठीक है, जीयू नाम है इसका, फेंगटिन पता नहीं क्या होगा। बंदे हैं मतलब यहाँ पर 9 सन ग्रास में बहुत ज़्यादा शुद्ध सन की होती थी, उसमें सूरज की ज़्यादा वाइटिलिटी होती थी और वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्योर की को जला जहाँ पर मतलब उगती थी, जहाँ पर प्योर की होती थी, मतलब सन फायर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर वो उगता था। और जहाँ अर्थ की वेन से कनेक्टेड होता था, अर्थ की वेन से है ना, मतलब कनेक्टेड होता था, ऐसे ट्रेजर बहुत ज़्यादा रेयर होते थे, मिल भी जाते बहुत ज़्यादा रहे थे। फेंगटिन ने धीरे से सर हिला दिया, वो कभी गिव अप नहीं करेगी। मतलब फेंगटिन नाम है लेकिन उसको जीव बोलते हैं, मतलब जुए बोलते हैं उस लड़की को, है ना, 9 सन ग्रास। इसी वक्त पास से गुजर रहे लिन फेंग ने यह 3 शब्द सुने। उसने तुरंत मुड़कर उनकी तरफ चल दिया। 9 सन ग्रास एक लिंक लेयर इंग्रेडिएंट थी, ये किसी की बहुत ज़्यादा मतलब पावर को हील कर सकती थी, हाँ, और उससे स्ट्रॉन्ग बना देती थी। साथ ही ये डिवाइन वाटर पिल्स को भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक थी। लिन फेंग कभी नहीं बोला था कि यूनजी को उसे रिवाइव करना था, है ना। लिन फेंग ने फेंगटिंग और उसके आसपास खड़े गार्ड्स को देखा, सब अपनी ड्यूटी पर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन कुछ दूर और एक यंग गर्ल को बुरी और हंसी नज़रों से देख रहे थे। मतलब कुछ लोग उस लड़की को हंसी नज़र से देख रहे थे, उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। फेंगटिंग की बॉडी पतला और ग्रेसफुल लग रहा था, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसे उन लोगों के नज़रों बिल्कुल महसूस नहीं हुई। लेकिन लिन फेंग ने सब कुछ देख लिया था, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ देख रहा था, है ना, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। क्या वो उसकी मदद कर सकता था? लिन फेंग ने हल्का सा सर हिला दिया और अगले ही पल सीधे उनके ग्रुप के सामने पहुंच गया। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए, सबने किलिंग इंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? फेंगटिंग के सामने एक ओल्ड गार्ड ने पूछा, मतलब उसके सामने जो खड़ा था वो पूरी तरह अलर्ट था। 9 ड्रैगन माउंटेन चेन बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रेजुएटर से भरे हुए थे और लुटेरों भी थे, ये बहुत ही कॉमन बात थी, इसलिए कोई भी अचानक उनके सामने आ जाए तो वो लोग सावधान जरूर होंगे। क्या तुम्हें पता है कि 9 सन ग्रास कहाँ मिलती है? लिन फेंग ने सीधे फेंगटिंग से पूछा। फेंगटिंग ने ध्यान से लिन फेंग को देखा, वो साफ सुथरे, मिस्टीरियस और हैंडसम यंग मैन लग रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता, फेंगटिंग ने सर हिलाकर जवाब दिया। वो सिर्फ उम्मीद लेकर यहाँ आए थे, शायद किस्मत से वो मतलब मिल जाए, मतलब तुक्का लगा कर यहाँ आए थे। लिन फेंग ने और कुछ नहीं कहा, वो सीधे वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या उन्हें उसके पास मतलब इसका ऑप्शन है, मतलब पता है या फिर नहीं है, मतलब इसके बारे में है ना, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था लिन फेंग। लेट्स वर्क टुगेदर। इंग्लिश खराब हो गई यार, इंप्रेशन अच्छा नहीं जमा। लिन फेंग ने कहा, ठीक है, वो इसी वजह से इस जगह से ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। 9 सन ग्रास मिल जाती तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता था, है ना, वो सच में मदद कर सकते थे, मतलब ग्रुप बड़ा होता था एक साथ आ सकते थे, ऐसा मौका बहुत ही रेयर मिलता था। फेंगटिंग चुप रही और लिन फेंग के सवाल को इग्नोर कर दिया। फिर उसने लिन फेंग के पास खड़े बुढ़े आदमी को कहते सुना, ज़रूरत नहीं, माफ़ करना, हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे साथ क्यों चलते हो, क्यों रहना चाहते हो, तुम हो कौन? एक गार्ड ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। लिन फेंग ने आंखें घुमाई और एक ठंडी एनर्जी रिलीज की, जिसने भीड़ को हिला दिया था। सब लोग तुरंत चुप हो गए थे। अगर ऐसी बात होती तो मैं चलता हूँ, लिन फेंग ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा। अगर वो यंग लड़की उसी साथ रहने के लिए मान जाती तो उसके लिए भी अच्छा होता। लिन फेंग उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो चुप ही रही थी, है ना, जो लड़की थी खतरे में नहीं पड़ती लिन फेंग के साथ रहती तो। लिन फेंग तुरंत अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। फेंगटिंग की आंखें चमक उठी, उसने सीधा साधा, मतलब कितना सीधा साधा था, ऐसे लोग तो बहुत ही कम मिलते हैं। लिन फेंग आया था, पूछा था और वहां से चला गया था, है ना। फिर भी जब उन्होंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया उन्हें। लिन फेंग आगे चलता रहा और अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और बढ़ाकर और पहाड़ों की गहराइयों में घुस गया था। आऊ के साथ एक भेड़िए ने महसूस किया कि कुछ लोग उसके टेरिटरी में घुस चुके हैं और उसने धीमी और गरज के साथ लिन फेंग की तरफ दौड़ लगा दी। अचानक एक शॉर्ट लाइट चमकी और उसको छेद दिया, वो जमीन पर गिर गया और लाश बन गया। उसी पर लिन फेंग की चिराहट वहां से गायब हो गई। मतलब लिन फेंग को हारा यार, कत्लेआम मचाते हुए जाएगा, समझ जाओ, है ना। उसके बाद बहुत सारे बीस्ट ने लिन फेंग पर अटैक कर दिया, लेकिन सब बेकार थे, वो सभी लिन फेंग की स्पीड कहा तो मारे गए। बिल्कुल वो बहुत ज्यादा मेजेस्टिक लग रहा था लिन फेंग, है ना। कुछ देर बाद लिन फेंग उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट से बाहर निकल गया और रुका, है ना। उसके सामने एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन था जो बहुत ही ज्यादा संभालने वाला पिलर जैसा था, मतलब आसमान को संभालने वाला इतना लंबा था। लेकिन जिस चीज ने लिन फेंग को सबसे ज्यादा हैरान किया था वो माउंटेन नहीं स्वॉर्ड की तरह दिखता था। उसके बीक पर बिल्कुल भी स्वॉर्ड करीब जैसा ही था, मतलब वो बिल्कुल आसमान को काटा ही ऐसा सीन था, है ना, लोग स्वॉर्ड की तरह था। माउंट स्वॉर्ड, ये नो
शॉर्ट शेप माउंटेन्स की माउंटेन चेन थी, यही था शॉर्ट माउंटेन। लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह गया। फिर उसने चिल आउट तेजी से फ्लिकर हुई करने लगी और वो एक ऐसे माउंट की पीक पर बढ़ा जहाँ जो 9 माउंट्स के सामने उठा था, मतलब सामने था, मतलब मेन पॉइंट पर है ना। उस एंगल से उन्हें देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां पर क्लियरली अलग अलग अनेक माउंटेन देख सकते हो। अब समझ आया कि वेन आजू उसे क्यों कह रहा था कि 9 ड्रैगन माउंटेन चेन के अंदर सीधा चलते जाना और 5 किलोमीटर बाद तुम्हें वो जगह मिल जाएगी, माउंट शॉर्ट है ना। अब समझ आ गया था सब कुछ लिन फेंग को। नेचर ने वाकई एक कमाल का नज़ारा बनाया था। जमीन ने खुद ऐसे 9 माउंटेन को बना दिया था, मतलब बहुत शानदार स्वॉर्ड्स लगे हुए थे, है ना, मतलब स्वॉर्ड्स की तरह दिख रहे, तो बहुत बहुत अच्छी थी वो जगह। आखिरकार लिन फेंग माउंटेन के फुट पर पहुंच गया, खड़ी ढलान पर मौजूद एक विशाल रॉक पर खड़ा हो गया। फिर उसने देखना शुरू किया। उसने सबमिट्स तक पूरी तरह से देख लिया, सभी चीजें पूरी स्वॉर्ड जैसे ही दिख रही थी। कितना डोमिनेटिंग है। लिन फेंग ने सर उठाकर माउंटेन को समिट को देखा। उसके सामने 9 विशाल खड़े हुए थे, जो कि पहाड़ था, जो कि 9 बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजारा बना रहे थे। नहीं, ये नहीं चलेगा। डोमिनियरिंग होना स्वॉर्ड पाथ में कोई खास रोल नहीं निभाता है। ये माउंटेन उन स्वॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनमें डोमिनेटिंग ऑरा हो, लेकिन मेरी स्वॉर्ड के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे दिल की स्वॉर्ड पाथ को इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते इससे, मतलब मेरा पाथ अलग है। लिन फेंग ने कहा। लिन फेंग अपने दिल में वो गहरा सोच रहा था। धीरे धीरे वो अपने ख्यालों से बाहर निकला। वैसे भी वो अगर कल्टिवेटर अलग अलग स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना शुरू करता और बिना सोचे समझे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इंप्रूव करता, तो हो सकता था कि वो जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन लिन फेंग की स्वॉर्ड का अपना ही पाथ था। उसकी स्वॉर्ड लगभग जिंदा थी और उसके अपनी एनर्जी थी, और किसी स्वॉर्ड पाथ को बिना सोचे समझे यूज करना बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी होती थी। वो खुद को नुकसान पे पहुंचा सकते थे, है ना। फ्यूचर चल के लिन फेंग मतलब मान के चलो उसको अटक सकता था एक लेवल पर जाने के बाद। लिन फेंग ने एक प्योर हार्ट, उसको एक प्योर हार्ट चाहिए था जो कि उसका क्लियर पाथ रखे, स्वॉर्ड पाथ को बदलने दे, मतलब अपने दिल को स्वॉर्ड पाथ में बदलने दे, ऐसा है ना। माउंटेन को फुट पर लिन फेंग के से कुछ दूर पर एक सिलहट बार बार अपनी स्वॉर्ड को मार रहा था। हर मूवमेंट के साथ बहुत एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब वो मान लो ऐसा कि माउंटेन की स्ट्रेंथ उसमें समा गई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने सोचा था। सिर्फ एक माउंट स्वॉर्ड को देखने से कोई एडवांस नहीं कर सकता, इतना सिंपल नहीं है। लिन फेंग ने धीरे से बोला। इसमें कुछ शक नहीं कि उस आदमी का स्वॉर्ड हर मूवमेंट के साथ और पावरफुल होती जा रही थी। उसकी डोमिनियरिंग एनर्जी भी बढ़ रही थी, जैसे एक्सपेक्ट था। उस कल्टिवेटर ने माउंट स्वॉर्ड की स्वॉर्ड से सीखा था और उसमें माउंट स्वॉर्ड का की समा गया था, मतलब उसे से वो मतलब मिलता जुलता था। लेकिन वो वाकई स्वॉर्ड को समझता था क्या? वो बनता समझता था। हो सकता है इस तरह की एनर्जी से प्रैक्टिस करना और इन माउंटेन्स की स्वॉर्ड एनर्जी को स्टडी करने में कुछ समय लगे। समय के लिए अंडरस्टैंडिंग बना देती है, लेकिन अगर फिर ज़्यादा समय तक करते रहे तो स्वॉर्ड एनर्जी स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। उसे अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को समझना होता है, तभी वो खुद में मतलब फायदेमंद होती है। मतलब खुद को प्रोग्रेस करो, है ना, मतलब खुद प्रोग्रेस करो, किसी और के गाइडेंस लेगा, लेकिन उसको पूरी तरह से डिपेंड मत हो, ऐसा था। चलो आगे अगले मतलब एंगल बदलते हैं, शायद कोई फर्क पड़े, लिन फेंग ने कहा। यह कहकर वो तुरंत अपनी स्पीड से ईस्ट की तरफ चल दिया। वो लगातार उड़ता रहा और बीच बीच में मुड़कर माउंटेन्स को देखता रहा। लिन फेंग और ज्यादा ऊंचा उड़ता गया, जितना ऊपर हो सके उतने ऊपर जा रहा था। माउंटेन्स कितने मेजेस्टिक थे, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था इन माउंटेन से बच नहीं सकता, मतलब जो यहाँ मतलब उसकी जो ग्लोरी थी उससे। जब लिन फेंग ने अपने पास वाले एक स्वॉर्ड माउंटेन को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो स्वॉर्ड उसके पास बिल्कुल ही हो, मतलब उसके पास ही हो, बिल्कुल मतलब आमने सामने। लिन फेंग और भी ऊपर उड़ता गया। वो जिसकी नजर में सारे 9 स्वॉर्ड माउंटेन आ गए थे, वो धीरे धीरे छोटे दिखने लगे थे और बेहद ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। लेकिन जब भी लिन फेंग एक माउंटेन की चोटी पर पहुंचकर खड़ा हुआ तो वो फिर से स्टैंड रह गया था। इस बार वो 9 माउंटेन से भी ज़्यादा ऊंचा था। यह वाकई अनबिलीवेबल था। अगर वो उन 9 स्वॉर्ड्स को ऊपर से देख रहा था तो कितना पावरफुल, ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरी तरफ अटैक कर रहे हो। लिन फेंग ने सोचा। उस सारी 9 स्वॉर्ड ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वो उसकी तरफ ही बढ़ रही हो। इंसान की स्ट्रेंथ कभी भी यूनिवर्स के लॉ से ऊपर नहीं जा सकते थे, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आखिर में अब हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल होता है, लिन फेंग ने खुद से कहा जब वो 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन को ऊपर से देख रहा था। जब लिन फेंग माउंटेन के फुट पर खड़ा था तब वो इन माउंटेन्स को ऊपर से देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत डोमिनियरिंग है, जैसे आसमान पर अटैक कर रहे हो। लेकिन अब जब वो दूसरे माउंटेन की चोटी पर खड़ा था तब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बुलंद जज्बात से भर गया हो। जज्बात से मतलब शायद हर स्वॉर्ड कल्टिवेटर को इन माउंटेन्स की एनर्जी स्टडी करने आता था और उसका एक्सपीरियंस अलग होता था। मतलब पॉल लिन फेंग ने पहले ही उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा था। वो उन्हें ऊपर से नीचे देख रहा था, मतलब पहले नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देख रहा है। मतलब हर एक अलग अलग पाथ होता है, हर स्वॉर्ड कल्टिवेटर अपनी अलग पाथ बना रहा है। दुनिया को नीचे से देख सकता है अगर कोई सबसे पावरफुल बन जाए तो। लिन फेंग ज्यादा देर तक माउंट की स्वॉर्ड
चोटी को देखते हुए नहीं रुका। कुछ देर बाद वो दोबारा नीचे उतर गया, फिर वो बार बार अलग अलग माउंटेन्स पर गया और ऑब्जर्व करता रहा। लिन फेंग ने यह काम लगातार 3 दिन तक किया था। 3 दिन में उसकी 9 स्वॉर्ड माउंटेन को वो हर मुमकिन एंगल से देख चुका था। आखिर चौथे दिन लिन फेंग दोबारा उस माउंटेन की चोटी पर पहुंच गया और उन्हें ऑब्जर्व कर सकता था और क्रॉस लेग बैठ गया है, मतलब देखने लगा शांति से। वो माउंटेन की चोटी पर बैठ गया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। ना कोई आवाज ना कोई, बस लिन फेंग को के बदन को छू रही है, पतली से लंबे वालों को धीरे धीरे हिला रही थी, मतलब हवा चल रही थी उसके बालों को हिला रही थी धीरे से धीरे धीरे, ठीक है। वहाँ हवा लिन फेंग वहाँ 3 दिन तक मेडिटेशन करता रहा। लिन फेंग ने 3 दिन तक 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन को अलग अलग एंगल से देखा और ऑब्जर्व किया था, मेडिटेशन तक कर रहा था वो। 7वें दिन एक बुढ़िया सफेद एनर्जी, मतलब हाँ दूधिया मतलब सफेद एनर्जी में उठने लगी और सूरज की तरफ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे हॉरिजॉन पर तैर रही थी, मतलब एक एनर्जी तैर रही है हवा में, ठीक है। वाइटल एनर्जी से भरी हुई सन की किरणें लिन फेंग की बॉडी पर पड़ रही थी। उसका एहसास एकदम गर्म और सुकून देने वाला था। पहले मैंने 3 दिन तक सूरज को उगते हुए देखा, फिर ढलते हुए देखा, स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सन, स्कॉर्चिंग स्वॉर्ड और स्वॉर्ड ऑफ द सेटिंग सन। लिन फेंग ने सोचा मैंने कल्टिवेशन पाथ पर बहुत प्रोग्रेस की है। मैंने क्रॉस सन, बर्निंग सन, स्वॉर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, है ना मैंने। मेरी स्कॉर्चिंग स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग और स्वॉर्ड ऑफ द सिटिंग सन ही मेरे अल्टीमेट अटैक्स बनेंगे। लिन फेंग ने खुद सही कहा। अचानक लिन फेंग खिला और एक बेहद और तेज धारदार स्वॉर्ड एनर्जी उसके बॉडी से फूट पड़ी, मतलब लिन फेंग को एनलाइटमेंट मिल चुका है। अपने हाथों में प्योर की गया स्वॉर्ड कंडेंस करता है। लिन फेंग धीरे धीरे अपने हाथ उठाता है और स्वॉर्ड मूवमेंट्स प्रैक्टिस करने शुरू कर देती है। और धीरे धीरे स्वॉर्ड हवा में उड़ रही, तो बिल्कुल वाइटल एनर्जी से भरी हुई थी वो स्वॉर्ड। अचानक लिन फेंग स्वॉर्ड उठाता है और उसकी भौंस सिकुड़ जाती है। मेरी स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सन को उगते हुए सूरज की एनर्जी चाहिए थे, चाहे ये वाइटिलिटी से भरी हुई, लेकिन इसके किलिंग पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, लिन फेंग ने सोचा। उसने तुरंत बाद उसकी एनर्जी कंडेंस की और दोबारा मूवमेंट करना शुरू कर दिया। उसमें वही कमी थी, मतलब किलिंग इंटेल की कमी थी। इस बार लिन फेंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस कर रहा था। वो डेडली एनर्जी या बैटल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अलग अलग एनर्जीज को मिलाकर स्वॉर्ड की एक्सप्लोजिव पावर बढ़ सकती थी, लेकिन उसे लिन फेंग स्वॉर्ड डायमेंशन की अगली लेयर में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। वो उसे कल्टिवेट करके अगले लेयर तक पहुंचना चाहता था, ठीक है। वो अपनी एनर्जी अलग एनर्जी होती थी, मतलब स्वॉर्ड की एनर्जी है ना। लिन फेंग बार बार नए स्वॉर्ड्स कंटेंस करता और बार बार वही कर रहा था, सिर्फ अपना स्वॉर्ड पर था उसका पूरा ध्यान। ये अब धीमी है नहीं, यह अब धीमी नहीं है, नहीं ये मतलब मुमकिन है। इसमें राइजिंग सन का की तो है, लेकिन ये अब भी बहुत स्लो है, मैं इसे किसी को मार नहीं सकता। लिन फेंग ने खुद से सोचा, मतलब देखो इसमें वो था, ठीक है, क्या बोलते हैं, किलिंग इंटेंट नहीं था वो, मतलब अटैक को रोक सकता था या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सकता था, लेकिन किलिंग अटैक नहीं कर सकता था। उसी वक्त वो अचानक रुक गया। वो उसमें एक और स्वॉर्ड एनर्जी कंडेंस नहीं की उस लिन फेंग ने, ठीक है, बल्कि दूर मौजूद 9 माउंटेन्स की तरफ देखने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया था। 9 माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती लग रही थी, इससे बिल्कुल एक जैसा था। लिन फेंग को हर बार अलग अलग एहसास होता था, खासकर जब वो उन्हें ऊपर माउंटेन के फुट से देखता था, मतलब सबसे टॉप से देखता था तो अलग अलग लगता था, नीचे से देखता था तो अलग लगता था। जब वो नीचे से माउंटेन को देख रहा था तो उसके स्वॉर्ड्स आसमान को घूर रहे, मतलब चीर रहे थे, ठीक है। और जो ऊपर से देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अनस्टॉपेबल हो, एक ही स्वॉर्ड, लेकिन एहसास अलग अलग था। लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह गया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने दोबारा सूरज की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे आसमान में डूब रहा था, मतलब उठ रहा था। जितना ऊपर वो जा रहा था उतने ज्यादा दार्जिलिंग और रिलीज कर रहा था। लिन फेंग के हाथ में एक स्वॉर्ड अपीयर हुई। बिना किसी झिझक के उसने उसे दोबारा मूवमेंट शुरू कर दी थी। वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी, उसमें जरा भी किलिंग इंटेंट नहीं था, लेकिन बिना किसी को महसूस हुए वो स्वॉर्ड धीरे धीरे और ज्यादा दार्जिलिंग और रिलीज करती जा रही थी। उसमें राइजिंग सन की बहुत ज्यादा इन्फिनाइट पावर भरती जा रही थी, लेकिन वो बिना किसी को महसूस हुआ, है ना। जब वो स्वॉर्ड आधी हवा तक पहुंची थी तब उसकी चमक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो सूरज तक को टक्कर दे सकती थी। वो स्वॉर्ड न धीमी थी और न ही तेज थी, बिल्कुल उगते हुए सन की तरह थी। सूर्य में वो बिल्कुल खूबसूरत की तरह लग रही थी, लेकिन आखिरी में वो बिल्कुल पावरफुल होती गई थी और पलक झपकते ही वो टपकते हुए सन की तरह जलने लगी थी। स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सन अपनी चमक से चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। सब लोग कुछ उस रोशनी में गायब हुआ लग रहा था, सिर्फ स्वॉर्ड ही बाकी थी। स्कोर्चिंग स्वॉर्ड, लिन फेंग ने कहा। स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सीधे स्कोर्चिंग सन में बदल गया। राइजिंग सन और स्कोर्चिंग सन की स्वॉर्ड के बीच, मतलब स्कोर्चिंग स्वॉर्ड और राइजिंग सन के बीच बिल्कुल भी एक बाउंड्री नहीं थी, है ना, मतलब एकदम मर्ज हो चुके थे। हवा में एकदम क्रैकिंग साउंड बनने लगे था। अचानक 100 मीटर लंबा एक डजलिंग स्वॉर्ड लाइट सीधे आसमान की तरह शूट हो गई, मतलब फूट पड़ी। उस स्वॉर्ड लाइट में बिल्कुल भी ऐसी चमक थी, मतलब बस नहीं सकता था, ऐसा था। उसमें सूरज को जला देने वाली गर्मी से पूरे एरिया में फैल गया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे स्कॉर्चिंग स्वॉर्ड पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समेट लेगी। स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सन, स्कॉर्चिंग स्वॉर्ड अब भी चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे, लेकिन अचानक उसकी स्वॉर्ड एनर्जी में वो बदलने लगी।
उसकी स्वॉर्ड एनर्जी बदलने लगी, उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी, बिल्कुल ढलते हुए सूरज की तरह। उसमें एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया भी फीलिंग दे रही थी। जब वो अपनी सबसे ज़्यादा डजलिंग स्टेट में थी, तब वो स्वॉर्ड धीरे धीरे उदास और सुनसान से स्वॉर्ड में बदलने लगी थी। ये 3 स्वॉर्ड अटैक असल में एक ही अटैक स्वॉर्ड के मतलब अलग अलग था, ठीक है। देखो, एक मतलब दिखाता है उगते हुए सूरज की, एक दिखाता है जब सूरज मतलब सबसे मतलब पीक पर होने दोपहर के टाइम पे, और एक दिखाता है मतलब फॉल को, मतलब जब सूरज ढलता है, ठीक है। पास क्वेश्चन सन वही दिखाता है। और ठीक है, यूनिवर्स की शुरुआत से ये यही नियम था, मतलब मैं जो बताया था वही था, ठीक है। और ये कभी नहीं बदलेगा। बूम के साथ जमीनें फटने लगे, माउंटेन के पीक तक 2 टुकड़ों में बढ़ गए थे। माउंटेन की चोटी में एक बहुत बड़ा कट बन गया था। वो गहरा इतना हो गया था कि अंदर तक चला गया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड से ही दुनिया बनाया गया हो। कितनी अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्टिव पावर है। लिन फेंग ने यह देखकर सांस भरी। अभी तो वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को स्टडी कर रहा था, उसने अपनी कॉस्मिक बर्निंग सन की पावर को भी इस्तेमाल नहीं किया था। अगले ही पल वो अगर वो अटैक करता तो अटैक की पावर दुगनी हो जाती। ये सोचते ही लिन फेंग ने अपनी कॉस्मिक सन बर्निंग स्किल एक्टिवेट कर दी थी। तुरंत ही ये पावरफुल सन की आसमान में फूट पड़ी। उसका पूरे बॉडी आग की लपटों की तरह जल रहा था। वो सूरज की लाइट अंदर खड़ा था, मतलब सूरज की लाइट के अंदर खड़ा था। आसमान का सूरज वैली लिनफेंग के बीचों बीच चमक रहा था, ठीक है। जैसे वो लिनफेंग के साथ छोड़ना ही नहीं चाहता हो। सूरज की रोशनी धीरे धीरे सीधे लिनफेंग को एलिमिनेट कर रही थी, मतलब जगमगा रही थी। उसके साथ ही उसकी बॉडी से साफ सन पैटर्न अपीयर हो गए थे लिनफेंग की बॉडी में। जब लिनफेंग ये स्किल चलाता था तो उसके वो ऐसा महसूस होता था कि उसकी बॉडी पूरी स्ट्रेंथ से भर चुकी है, जैसे उसने खुद सूरज की पावर को हासिल कर ली हो। उसकी स्वॉर्ड डजलिंग हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। आसमान में जोर जोर के गरजने की आवाज़ें आने लगी। ये सारी आवाज़ें उस माउंटेन के पीक से आ रही थी। लिन फेंग कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड में डूब चुका था, ठीक है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, स्वॉर्ड कल्टिवेशन। दूर माउंटेन के फुट पर फेंटिंग और उसके साथ ही दूर से देख रहे थे, दूर तक देख रहे थे ना। जब उन्होंने माउंटेन की चोटी पर देखा तो सब हैरान रह गए, कितना पावरफुल है। फेंटिंग ने धीरे से कहा, उसे सिर्फ स्वॉर्ड के राइजिंग सन की डजलिंग लाइट ही दिख रही थी। चाहे वो दूर थी फिर भी वो एकदम पास लग रही थी, मतलब पावरफुल महसूस हो रही थी, ठीक है। वो उलझन में पड़ गई थी। फेंटिंग के साथ मौजूद सब लोग माउंटेन की चोटी पर की तरफ देख रहे थे। सबके दिल में बस एक ही इच्छा थी, काश वो एक दिन ये भी इतने पावरफुल हो जाते। जब ऐसी ऐसी स्वॉर्ड सामने आती है तो आसमान बिल्कुल 2 हिस्सों में लगने लगता है, मतलब दोनों ही बेरंग हो जाते हैं, आसमान और जमीन बेरंग हो जाते हैं। क्योंकि वो बहुत दूर थे। अगर वो पास होते तो शायद वो अपनी आंखों खुली तक नहीं रख पाते। इस वजह से बूम बूम के साथ फेंटिंग और उसके साथी लगभग जमीन पर गिर पड़े। सब लोग बिल्कुल स्टन हो गए थे, ये क्या हो रहा है, फेंटिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसी वक्त लगातार गरजने की आवाज़ें पूरी हवा में फैल रही थी। ये क्या हो रहा है। उनके पैर कांपने लगे थे, मतलब पैर के नीचे की जमीन कांपने लगी थी, ठीक है। फेंटिंग और उसके साथ ही यो की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, ठीक है। वो कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं हो रहा था उनमें। उनके पैर के नीचे की जमीन लगातार हिल रही थी, जैसे धरती कभी भी फट सकती हो। हर गरज के साथ कंपन बढ़ती जा रही थी। सबका माथे से पसीना आ रहा था। पूरा ग्राउंड ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी टूट जाएगा। जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो माउंटेन भी जोर जोर से हिल रहा था। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। सिर्फ फेंटिंग और उसके साथ ही नहीं बल्कि सभी कल्टिवेटर ऐसे महसूस कर रहे थे। सबने प्रैक्टिस रोक दी थी। सब हैरानी से जम गए थे। उनकी गरजती हुई आवाज़ें पूरे हवा में फैलती जा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सबको सामने मौजूद 9 स्वॉर्ड माउंटेन जोर जोर से हिलने लगे थे और धीरे धीरे टूटने लगे थे। और पूरे एरिया में लगातार जमीन कांपने लगी थी। हर आदमी घबरा गया था। सबने जो कुछ हुआ था सबको रोक दिया था, मतलब जो कुछ हो रहा था सबको रोक दिया था। फिर ये बीच जोर से गरज रहे थे। वो पागलों की तरह दूर भागने लगे। सिर्फ लिन फेंग की माउंटेन चोटी पर खड़ा था और अपनी कल्टिवेशन कर रहा था, मतलब वही बसता, ठीक है। वो स्वॉर्ड डायमेंशन में समा चुका था पूरी तरह से। चाहे अब उसका आसपास की दुनिया फट भी जाए या फिर कुछ भी वजह से फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ थी, स्वॉर्ड। और लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड डायमेंशन के अंदर स्वॉर्ड को मतलब स्टडी कर रहा था, जैसे उसने पूरी दुनिया को भुला दिया हो, जैसे वक्त कोई मतलब ही ना रहा है। वो कहते हैं जो कल्टिवेटर अर्थ फ्यूजन डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये अफवाह गलत नहीं थी, है ना। लिन फेंग इस वक्त उसी स्टेट में आ चुका था। एक भयानक एनर्जी अचानक फूट पड़ी उसकी बॉडी से, है, मतलब एनलाइटमेंट मिल चुका था लिन फेंग को। वो स्वॉर्ड एनर्जी पूरे आसमान में भर चुकी थी और लगातार पावरफुल होती जा रही थी। जितने बड़े एरिया में वो फैल रही थी उतने ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। माउंटेन के आसपास कई 100 किलोमीटर के एरियाज में जो फिरेसर्स बिस्ट भाग रहे थे वो हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। हर कल्टिवेटर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जुइयो में इतनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी कैसे प्रकट हो सकती है, यह कैसे मुमकिन था, ठीक है। वो स्वॉर्ड एनर्जी तो आसमान तक तबाह कर रही थी। कचैक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सीधे आसमान से आवाज़ आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे टेरिफाइंग होती जा रही थी ये स्वॉर्ड एनर्जी। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन और फिर ज़्यादा हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर पड़ेगी। यूए क्लैन की टेरिटरी में एक बुढ़ा सफ़ेद बालों वाला कल्टिवेटर
कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे उसने इस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस किया, उसकी आंखें अचानक खुल गई, उसके चेहरे से रंग एक पल के लिए गायब हो गया। ओ नो, ओ नो, ये बहुत बुरा हुआ है। वो गुस्से से गरजा और तुरंत हवा में उछल गया। उसने सीधे अपनी छत को तोड़ दिया था। फिर उसने नौ स्वॉर्ड माउंटेन की डायरेक्शन में देखा और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में स्वॉर्ड लटकी हुई एक ऐसी स्वॉर्ड जो पूरी दुनिया को एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी से बनी हो। और बूढ़े आदमी के माथे से पसीना टपकने लगा। सील टूटने वाली है, आखिर कौन इविल स्वॉर्ड की सील तोड़ने की हिम्मत कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, वो बंदा सोचता है। माउंटेन को अच्छी तरह समझने वाला सिर्फ एक ही क्लैन था, यूए क्लैन। यूए क्लैन बिल्कुल पता, उसे बिल्कुल पता था कि 9 ड्रैगन माउंटेन चेन का नाम ऐसा क्यों पड़ा था। ये इतिहास धुंधला, ये तो इतिहास का धुंधला हिस्सा था। अफवाहों के मुताबिक पहले यहाँ पर उनके कल्टिवेटर्स ने माउंटेन को काट कर स्वॉर्ड का शेप में बदल दिया था, ठीक है, अपनी स्वॉर्ड कल्टिवेशन करने के लिए। लेकिन सिर्फ यूए क्लैन का कोर डिसाइपल ही असली से जानता था ये 9 स्वॉर्ड माउंटेन्स उन शेप्स में इसलिए थे क्योंकि उन्हें उनके पूर्वज ने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड कल्टिवेटर से खतरनाक बैटल किया था, ठीक है। वो बैटल वो इतने खतरनाक थे कि स्वॉर्ड कल्टिवेटर से ने मरने से इनकार कर दिया था, मतलब मरने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी सोल को जला दिया था और इतने खतरनाक प्रेशर रिलीज किया था कि एक इविल स्वॉर्ड में वो बदल गया था। उस इविल स्वॉर्ड को उसने यूए क्लैन की एंसेस्टर को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था कि वो लगभग मर ही गया था। आखिर में यूए क्लैन का उस एंसेस्टर ने अपनी समय निकाल कर उस पावरफुल स्वॉर्ड को सप्रेस कर दिया था। उन्होंने स्वॉर्ड की पावर को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और इसी वजह से नाम पड़ा 9 ड्रैगन्स का नाम, ठीक है। वो ऐसी असल में 9 स्वॉर्ड माउंटेन्स थे। उस दिन के बाद यूए क्लैन का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में रहते थे, इसी सच को जानते थे, मतलब जो लोग, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। हॉरिजॉन पर धीरे धीरे काले बादल जमा होने लगे थे। जब सफेद बालू वाले बुढ़िया ने उन सीन को देखा तो उसने गहरी सांस छोड़ी। उसे बिल्कुल ठीक से नहीं पता था कि इविल स्वॉर्ड को कब से सील किया गया था, लेकिन उसी वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया में अपीयर हो रही हो। और उसे समझ आ गया था कि अगर ये शुभ घटना थी या बड़े विनाश का संकेत थे, मतलब दोनों में से एक थी। जुइयो में वाकई कोई ऐसा था जो कि इविल स्वॉर्ड्स को सील तोड़ने की पावर रखता था। सिर्फ वही जीनियस जिसने स्वॉर्ड डायमेंशन में एक बहुत ऊंचा लेवल ब्रेक थ्रू किया हो ऐसा कर सकता था। बुढ़ा सोचने लगा कि ऐसा आदमी कौन हो सकता है। उस इंसान ने स्वॉर्ड डायमेंशन की ऊंची लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया था, मतलब हाईएस्ट लेवल था, ठीक है। उसी नेचुरल टैलेंट को देखकर वो भी कांप उठता है। अगर लोग होते तो छोड़ो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सिल टूट गई जरूरी नहीं है ये बुरी बात हो, ठीक है। बुढ़े आदमी ने हॉरिजॉन पर काले बादलों को देखते हुए कहा, मतलब कई बार अच्छी चीजें भी होती हैं। उसके चेहरे की सीधी के एक्सप्रेशन सीधे शांत हो गए थे और उसे परवाह नहीं थी, ठीक है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। आसमान में काले बादल छा गए थे, सूरज भी ढक गया था और सीधे अंधेरा पूरे माउंटेन के चैन पर फैल गया था। फिर बीस्ट पल भर में जमीन पर लेट गया था। फैंटिंग और उसके साथ ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जमीन पर लेट गए थे। वो प्रेशर को नीचे से लगभग टूट पड़ी थी, मतलब नीचे टूट पड़ी थी सभी लोगों पर। इन लोगों को वो भी बुढ़ा जानता था, ठीक है। वो बुढ़ा नहीं पता था जो सब कुछ जानता था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें बस महसूस हो रहा था कि जैसे वो टूटकर बिखर जाएंगे। ये बिल्कुल बहुत ही टेरिफाइंग लग रहे थे। वो ऑपरेसिव पावर लोगों को अपने पर मजबूर कर रहे थे। उन्हें जमीन पर धंसा रही थी, मतलब जरा भी हिल नहीं पा रहे थे वो लोग। सबको डर था कि अगर वो हिले तो मर जाएंगे। उसी वक्त लिन फेंग अभी अपने एनलाइटमेंट से होश में आ गया। उसने आसपास के लैंडस्केप को देखा और हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एनलाइटमेंट से बाहर आने के बाद ऐसी डरावनी सीन देखेगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि माउंटेन पर हर इंसान ऐसे यही महसूस कर रहा था। लिन फेंग उस ऑपरेसिव को महसूस कर सकता था और क्योंकि वो माउंटेन की चोटी पर खड़ा था, काले बादल बिल्कुल भी उसके सर के ऊपर जमा हो रहे थे। ये क्या हो रहा है, लिन फेंग ने सोचा। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने दूर देखा, 9 माउंटेन्स लगातार कांपने लगी थी। उसने जोर से गरजने की आवाज गरज रहे थे वो लोग और धीरे धीरे वो बीच से टूटने लगी। उसी वक्त 9 स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर काले बादल आसमानों को चीर रहे थे। एक स्वॉर्ड की इल्यूजन अपीयर हुई। वो एक ब्लैक स्वॉर्ड थी और बहुत खतरनाक लग रही थी। टेरिफाइंग किलिंग इंटन पीक पर था। कितना खतरनाक और ब्रूटल इविल एनर्जी है। लिन फेंग हैरान रह गया। वो काले बादलों को बिल्कुल भी नीचे खड़ा था, इसलिए वो उस एनर्जी को महसूस कर सकता था। उसमें एंगर, नफरत, हर तरह की मतलब डिजायर भरी हुई थी और हर तरफ का शैतानी भावना, मतलब इविल करप्शन था, ऐसा समझ लो, ठीक है। माउंटेन फटने लगी, धरती बीच से चीरने लगी। लिन फेंग शॉक में जम गया। उसके सामने 9 माउंटेन्स अचानक फट गए और आसमान में एक विशाल रॉक्स टूटकर नीचे गिरने लगे। गिरते वक्त वो जोर से सीटियां जैसी आवाजें निकल रही थी। कुछ पत्थर तो हवा तक चूर चूर कर रहे थे, धूल बन गए थे। और तब लिन फेंग ने देखा स्वॉर्ड्स। उसके दिल तेजी से धड़कने लगे। 9 माउंटेन स्वॉर्ड की पथरीली सतह टूट चुकी थी और उसके अंदर से 9 स्वॉर्ड्स सामने आ गई। वो पीस ब्लैक जाइंट स्वॉर्ड्स थी, ठीक है, और इतनी खतरनाक और शैतानी दिख रहे थे, रोंगटे खड़े कर रहे। वो आसमान की तरफ सीधी खड़ी थी और
उनमें से निकलती और इविल एनर्जी सबको होश उड़ा रही थी। सिर्फ लिन फैंग नहीं बल्कि ज़ोयू में सब जानते थे कि 9 ड्रैगन माउंटेन चेन में 9 स्वॉर्ड माउंटेन्स है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकेगी। स्वॉर्ड कल्टिवेटर इसी वजह से जाते हैं यहाँ पर। सबको पता था कि माउंटेन्स पैसा था, लेकिन स्वॉर्ड कल्टिवेटर की डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी, मतलब हर किसी के, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये माउंटेन असल में 9 स्वॉर्ड्स जाइंट स्वॉर्ड्स है, ठीक है। और ये बस एक ये कितना टेरिफाइंग इविल है उसी वक्त, ठीक है। मतलब इविल स्वॉर्ड्स थी ये लोग। ये जो स्वॉर्ड्स आए थे उस वक्त 9 इन 9 जाइंट स्वॉर्ड्स के लिए एक डेडली निकल रही थी, मतलब एनर्जी निकल रही थी। उनका माहौल मौत जैसे खामोशी में डूब गया था। 9 माउंटेन्स की वजह से मतलब स्वॉर्ड जो थी हिलने लगी थी, उसमें तेज सीटियाँ जैसी आवाज़ आ रही थी। बूम के साथ 9 स्वॉर्ड्स एक साथ उछाल गई, ठीक है। फिर धीरे धीरे छोटी होने लगी और सारी एनर्जी कंडेंस होकर 9 नॉर्मल साइज के स्वॉर्ड में बन गया। अचानक लिन फैंग को महसूस हुआ जैसे उसको पूरा शरीर बॉडी एक एनर्जी से के नीचे दबा दिया गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसके दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। लिन फैंग को महसूस हुआ जैसे वो स्वॉर्ड जिंदा है और सब उसी को घूर रही है। अचानक वो ब्लैक स्वॉर्ड्स आसमान में मीटराइट्स की तरह सीधे लिन फैंग की तरफ शूट हो गया। यह देखकर लिन फैंग के रूंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? ये स्वॉर्ड्स मुझ पर अटैक क्यों कर रही हैं? ऐसा टेरिफाइंग अटैक को मैं सामना कैसे कर सकता हूँ? वो कैसे कर सकता था लिन फैंग? वो स्वॉर्ड्स इतनी तेज थी कि बिल्कुल स्पीड को यकीन नहीं कर पा रहा था। लिन फैंग के चेहरे पर निराशा छा गई। इविल स्वॉर्ड्स पूरी तरह उसकी तरफ आ रही थी। खतरनाक गरजती आवाज सुनाई दी। अगले ही पल वो लिन फैंग बेहोश हो गया। जहाँ वो माउंटेन की चोटी पर खड़ा था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था लिन फैंग का, और वो 9 स्वॉर्ड्स दोनों माउंटेन के अंदर की गहराइयों में गायब हो चुके थे। गहरे अंधेरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में हो। हर चीज़ पहले से ज़्यादा साफ महसूस कर पा रहा था लिन फैंग। मतलब उसके पावर परसेप्शन बस उड़ गई है। मैं मरा नहीं, लिन फैंग हैरान रह गया। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। वो ठंडी थे। लिन फैंग जिंदा था क्योंकि वो अपनी बॉडी को महसूस कर सकता था, लेकिन वो 9 स्वॉर्ड्स उसी वक्त लिन फैंग को उन 9 स्वॉर्ड का एहसास हुआ। वो उसके बॉडी के अंदर घुस चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे जब चाहे वो उन्हें बाहर निकाल सकता हो, जैसे इविल स्वॉर्ड उसके अंदर फ्यूज हो चुकी हो। यह कैसे हो सकता है? लिन फैंग को सब कुछ एकदम बुरे सपने जैसा लग रहा था। वेन आउजी ने उसे पहले ही माउंटेन चेन के बारे में बताया था, इसीलिए लिन फैंग यहाँ आकर ब्रेकथ्रू की उम्मीद लेकर आया था। लेकिन जब लिन फैंग ने महसूस किया कि माउंटेन उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, तब उसने उनकी एनर्जी ऑब्जॉर्ब नहीं की। उसने अपनी टेक्निक पर ध्यान दिया और एंशिएंट और प्रैक्टिस के दौरान उसका ब्रेक थ्रू हुआ और वो एनलाइटमेंट में चला गया। लेकिन उसके बाद जब वो वापस होश में आया तब तक दुनिया टूट चुकी थी। 9 स्वॉर्ड माउंटेन फंस चुकी थी। उनके अंदर की इविल स्वॉर्ड्स निकली और सीधे उसके अंदर समा गए थे। लेकिन यही सच था। लिन फैंग उड़ाने चाहे फिर भी नहीं। स्वॉर्ड 1000 साल तक सील करके रखी गई थी, मतलब सील रही थी। इस दौरान वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। हज़ारों सालों तक चुपचाप रही थी। उसने कभी सील तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब लिन फैंग ने कई दिन तक स्वॉर्ड माउंटेन का स्टडी किया और स्वॉर्ड डायमेंशन में ब्रेक थ्रू कर लिया, तो शायद वही चीज़ इविल स्वॉर्ड को अट्रैक्ट कर गई। उसने सील तोड़ दिया और लिन फैंग के बॉडी में घुस गई। हाँ के साथ लिन फैंग की ने भव्य गोली। उसे महसूस हुआ कि इविल स्वॉर्ड उसकी सोल को कंज्यूम कर रही है। लिन फैंग ने तुरंत इविल स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर ही मूव किया ताकि उसके सोल से कांटेक्ट ना रहे, ठीक है। जैसे कि ऐसा हुआ, इविल स्वॉर्ड शांत हो गया और बिल्कुल चुप होकर एक जगह शांत बैठ गई। ये बहुत ही अजीब था। इविल स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं थी। ये 9 भारी स्वॉर्ड से बनी हुई ऐसी थी जो कि अपनी खुद की मतलब विल पावर रखती थी, है ना। लगता है मुझे कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ इस सिविल स्वॉर्ड को टेस्ट कर सकूं, लिन फैंग ने सोचा। लेकिन वो माउंटेन पे नहीं रुक सकता था। उसकी सिलाउट फ्लिकर कर रही थी। उसने स्वॉर्ड एनर्जी अब्जॉर्ब की। वो ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड जैसा बन गया हुआ, ठीक है। सीधे जमीन के अंदर वो घुसता गया। हवा में हल्की सी क्रैकलिंग साउंड आ रही थी और माउंटेन के अंदर वो लिन फैंग गुजरता आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो माउंटेन की दूसरी तरफ निकल गया। उसी वक्त काले शैतानी बादल गायब हो चुके थे, लेकिन पूरे लैंडस्केप सुनसान और वीरान लग रहे थे। लिन फैंग हैरान रह गया। 9 माउंटेन्स पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। एक बेहद ही प्योर की ने पूरे एरिया को भर दिया था, मतलब वहाँ पर रिच एनर्जी भर चुकी थी, ठीक है। देखते हैं क्या होगा अब। तो इस जगह पर एक क्या बोलते हैं स्पिरिट वेन छुपा होता है। स्पिरिट वेन के बारे में तो मुझे सबसे पता है ना। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसको लिन फैंग ढूंढा था सबसे पहले। इसका मतलब था कि प्योरिटी स्टोन्स फाइंड कर सकता था और वो प्योर की तक हासिल कर सकता था। नहीं, अभी कुछ देर पहले इविल स्वॉर्ड्स की वजह से इतने सारे बड़े ट्रेमास आया था, ठीक है। बहुत से लोग डर कर भाग गए होंगे। बहुत जल्दी सब लोग वापस आ जाएंगे और प्योर की वेल है यहाँ पर जान जाएंगे। लिन फैंग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए। उसे पता था कि वक्त पर दिमाग ठंडा रख के काम करना पड़ेगा इस वक्त पर। एक प्योर की वेल की कीमत कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसके अंदर अनेक अनमोल ट्रेजर भी छुपे हुए सकते थे। अगर किसी को इसका पता चल जाता तो इसके लिए एलिट पर जमाने से जरूर लड़ते, मतलब हर जमाने से लिन फैंग के लिए लड़ते थे, ठीक है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नोबल क्लैंस भी आ सकते थे। वो भी की वेन को कब जाना चाहते थे, खून लगा सकते थे। सेलेस्टियल एकेडमी में भी सिर्फ 4 प्योर की वेल्स थे और उनके ऊपर ही 4 कल्टीवेशन टावर बनाए गए थे। इससे साफ था कि प्योर की कितनी कीमती थी। मैं
इस प्योर की वेल पर कब्जा नहीं कर सकता। लिन फैंग ने सोचा, उसने देखा कि प्योर की कितनी घनी और कीमती और विशाल थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ज़रूर अनेक लोगों को अट्रैक्ट करने वाली थी। फिलहाल लिन फैंग के लिए इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस जगह पर अकेला कब्जा कर सके। ये सोचते ही उसने सीड आउट चमकी उसकी, वो वेल की तरफ दौड़ पड़ा और अर्थ फ्यूजन भी एक्टिवेट करती। उसके आसपास बहुत ज़्यादा क्लियरली महसूस कर पा रहा था। एक पल में लिन फैंग पहुंच गया था वहाँ पहुंच गया था जहाँ पर स्वॉर्ड्स मतलब माउंटेन बिखर चुके थे। ग्राउंड के ऊपर प्योर की धुंध तैर रही थी, ठीक है। लिन फैंग ने जबरदस्त स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज कर दी। प्योर की से बनी स्वॉर्ड चमकी और लगातार प्योर की एब्जॉर्ब करने लगी। उसकी बॉडी भी स्वॉर्ड में बदल चुकी थी। उसके स्वॉर्ड मतलब वो, ठीक है, कीवेल को एब्जॉर्ब अंदर घुस गया था उसके अंदर। वो अपनी रिंग के नास्टोन को खोल दिया था, ठीक है। उसने प्योरिटी स्टोन से मिल रहे थे उतना सब कुछ अंदर में रख रहा था, मतलब जितना मिल सके उतना खा लूंगा ऐसा भी लिन फैंग, ठीक है। चाहे वो प्योर की वेल्स को ऑब्जर्व ना कर सके, लेकिन बहुत कुछ ट्रेजर कमा सकता था वहाँ पर, है ना। आखिर इन सबसे पहले उसी ने इसको डिस्कवर किया था। कोई भी कल्टिवेटर प्योरिटी स्टोन्स को कभी नहीं मना करता था, चाहे कोई इस्तेमाल करे या ना करे, ठीक है। प्योरिटी स्टोन्स हर कल्टिवेटर्स की बेसिक करेंसी मानी जाती थी। कितनी ज़्यादा है, मेरे नास्टोन्स को तो पूरी तरह से जगह कम पड़ रहा है। बहुत जल्दी लिन फैंग के चेहरे पर संतुष्टि भर मुस्कान आ गई थी। ये प्योर की वेल वाकई हैरान कर देने वाली थी। इसके अंदर बहुत प्योर क्वालिटी की स्टोन्स भरपार मात्रा में थे, ठीक है। हाई लेवल प्योरिटी स्टोन्स भी मौजूद थे यहाँ पर, मीडियम क्वालिटी के मतलब, ठीक है। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि कहीं कहीं उसे बेहद चमकदार और अनमोल ट्रेजर भी मिल रहे थे। हाई क्वालिटी प्योरिटी स्टोन से एक हाई क्वालिटी प्योरिटी स्टोन 10,000 के बराबर होता है। लिन फैंग ने तुरंत फैसला कर लिया था। उसका नास्टोन की कैपेसिटी की लिमिट भी थी, ठीक है। अगर वो उसे सिर्फ लोअर क्वालिटी स्टोन से भरता तो फिर बहुत जगह नहीं बचती, ठीक, हाई लेवल की जगह नहीं बचती। वैसे भी ऐसे पूरे यकीन था कि वे ना मीडियम क्वालिटी स्टोन्स की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर, है ना। मतलब देखो, लो लेवल के स्टोन्स को यहाँ पर छोड़ रहा है और हाई लेवल के स्टोन्स को पकड़ रहा है, इसलिए उसने लोअर क्वालिटी स्टोन्स को छोड़ दिया था ताकि वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कलेक्ट कर सके। ये जगह हज़ारों सालों में से मौजूद थी और अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार उसने इतनी बड़ी दौलत दे रखी थी। अमीर होने का एहसास वाकई लाजवाब था। लिन फैंग ये प्योरिटी स्टोन्स अपनी चीज़ें आर्मी को कल्टिवेट करने के लिए दे सकता था। उसे उनकी स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ सकती थी और वो एक बेहद पावरफुल आर्मी तैयार कर सकता था। अपनी उम्र के कई जीनियस से आगे होने के बावजूद लिन फैंग के पास अपनी कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं थी, ना ही कोई इन्फ्लुएंस था। उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया था, इसलिए वो धीरे धीरे खुद को पावरफुल बिल्ड कर रहा था। इसी वजह से लियू कांगला ने चीज़ें आर्मी उसे दे दी थी। लिन फैंग अर्थ फ्यूजन के अंदर पूरी स्पीड से मूव कर रहा था, मतलब अर्थ विन के अंदर मूव कर रहा था। यह क्या है, अचानक उसकी नज़र एक अनमोल ट्रेजर पर पड़ी। उसके 9 पत्ते थे और उसके अंदर चमकदार लाइट भी निकल रहे थे, ठीक है, सन की। उसमें घनी सन की भी भरी हुई थी, ठीक है। 9 सन ग्रास। लिन फैंग की आंखें से गुड़ गए, वाकई यही 9 सन ग्रास एनर्जी थी, ठीक है। 9 सन ग्रास के 9 पत्ते होते थे जो सन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके कंडेंस करते थे। हेवन एंड अर्थ की प्योर की और सन की दोनों कल्टिवेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते थे ये लोग, है ना। मतलब सभी लोगों के लिए फायदेमंद होते थे और इस ग्रास को मेच्योर करने के लिए लगभग साल लगते थे, मतलब बहुत साल लगते थे। उसके मेच्योर होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती थी। 9 सन ग्रास इतने टाइम तक इविल सॉर्ट के बीच उगी रही थी, लगातार सन की प्योर की एब्जॉर्ब कर रही थी। ये बेस्ट कंडीशन में थी अपनी। कभी कभी इंसान को जो होता है वही मिल जाता है, मतलब अनजाने में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये लिखा है राइटर ने यहाँ पर। लिन फैंग को लगा कि कहावत बिल्कुल सही हो चुकी है। वो 9 सन ग्रास की तलाश में था और उसे मिल चुकी थी, मतलब छोड़ देता फिर भी मिल चुकी थी। उसकी सिलहट फिलहाल और 9 सन ग्रास को संभाल कर तोड़ लिया और उसे नास्टोन के अंदर सेफली रख दिया था। इस ग्रास के लिए नास्टोन में स्पेशल स्पेस बना दी थी उसने, है ना। उसके बाद लिन फैंग ने सीधे बहुत ध्यान से आसपास और 9 सन ग्रास ढूंढनी शुरू कर दी। फिर पूरा उसे नहीं पता था कि अंदर कितने प्योरिटी स्टोन्स मतलब की थी, है ना। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये जगह एक नॉर्मल ट्रेजर थी, है ना। कि ये जगह बस नॉर्मल ट्रेजर थी जैसे मैंने सोचा था, और भी है। लिन फैंग के चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। यही यहाँ इतने ज़्यादा सन ग्रास थी कि वो लोगों के होश उड़ा सकते थे, है ना। माइंड भी फिर तीसरी जगह पर थी। सब कुछ मुमकिन था, मतलब ऐसी जगह पर थी। इसी वक्त दूर से कुछ लोग नजर आए, ठीक है। वो फेंगटिंग और उसके साथ थे। जैसे ही उन्होंने घनी प्योर की महसूस की थी, सब वही रुक गए थे, ठीक है। और यहाँ तो प्योर की गम वेल है, सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। यहाँ अर्थ वेन भी थी और उन्हें क्लैन का गार्ड्स भी बनने का ज़रूरत थी, मतलब बनने की क्या ज़रूरत है। अगर उन्हें भी मिल जाता तो क्लैन के गार्ड्स की क्या ज़रूरत थी, हम वहाँ से निकल सकते थे। वो तो यहीं से प्योरिटी स्टोन्स लेकर बहुत अमीर बन सकते थे। कितनी सारी प्योरिटी स्टोन्स है, एक आदमी जोर से चिल्लाया। अगले ही पल से सबकी सिलहट फ्लैश हुई और वो प्योरिटी स्टोन्स लूटने के लिए दौड़ पड़े। अब किसी की परवाह नहीं थी। सब लोग रुक जाते। फेंगटिंग के पास खड़े एक एल्डर ने सबको चीख कर कहा। उसने देखा कि सभी गार्ड्स पागल हो चुके थे। तुम लोग क्या कर रहे हो, फेंगटिंग की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गार्ड्स ने बस ठंडी नजर से फेंगटिंग और बुढ़े को देखा, फिर कुछ कहे बिना दोबारा प्योरिटी स्टोन्स लूटने लगे। जियो की बात नहीं सुनी तो तुम लोगों ने, बूढ़े ने जोर से कहा और उसने ठंडी एनर्जी रिलीज कर दी। ये पावरफुल स्वॉर्ड गार्ड ठंडी हंसी हंसा। हम तुम्हारे फैंग लैंड के गार्ड से फिर इसलिए करते थे क्योंकि प्योरिटी स्टोन्स चाहिए थे। अब जब प्योरिटी स्टोन्स मिल गया था क्यों करे। वैसे भी लड़की तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। पहले प्योरिटी स्टोन्स लूटेंगे फिर उसका मजा लूटेंगे, ऐसा उसने कहा। कहते हुए उसकी नज़र फेंगटिंग के भरे भूरे शरीर पर पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में हवस देखे जा सकते थे। उनके लिए
फेंगटिंग की औषधि किसी काम की नहीं थी। अब फेंगटिंग के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, कितनी घटिया लोग हैं। बूढ़े आदमी का दिल धड़क रहा था, लेकिन दोनों मिलकर मतलब बिल्कुल बेबस थे। जीयू चलो हम भी प्योरिटी स्टोन्स लेते हैं, बूढ़े आदमी ने फिर कहा। फेंगटिंग ने सर हिला दिया। वो गाछ पर भरोसा नहीं कर सकते थे। दोनों खुद प्योरिटी स्टोन्स कलेक्ट करने लगे। जीयू उधर देखो, अचानक प्योरिटी स्टोन्स उठाते वक्त बुढ़े की आंखें सिकुड़ गई। 9 सन ग्रास, उसने देखा, ठीक है ये 9 सन ग्रास है। फेंगटिंग का पूरे बॉडी एक्साइटमेंट से कांप उठा। बिल्कुल ये 9 सन ग्रास ही है जीयू, जल्दी से ले लो, बुढ़े ने धीमी आवाज में कहा। फेंगटिंग ने सर हिला दिया और घास की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपना छोटा सा हाथ 9 सन ग्रास की तरफ बढ़ाया था, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ उस तक पहुंच भी नहीं पाया था। शर्ट के साथ साफ अचानक हवा में आवाज गूंजी और फेंगटिंग का हाथ कुछ नहीं लगा। उसी पर 9 सन ग्रास गायब हो चुकी थी। साथ ही एक सिलहट बिजली की स्पीड से उसके पास से गुजरी थी। शर्ट के साथ लिन फेंग ने अपना हाथ मैं पकड़ी हुई 9 ग्रास को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ठीक है, फिर उसने अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लिया उसे। मतलब वो उसका मतलब लिन फेंग था, उसने मतलब ग्रास को ले लिया था। अब देखते हैं क्या होगा। लिन फेंग से कहा कि वो मेरी है। उसे अभी भी 9 सन ग्रास देखी तो लिन फेंग उसे उठा लिया था। तुम्हारी, लिन फेंग ने हल्के से बेपरवाही अंदाज में कहा। वो मुड़कर दोबारा प्योरिटी स्टोन्स की तलाश में जाने लगा। वो पूरी जगह एक्सप्लोर कर रह चुका था और 9 सन ग्रास के साथ स्टेम्स इकट्ठा कर चुका था। मतलब 9 सन ग्रास इकट्ठा कर चुका था, लेकिन फेंगटिंग का इरादा उसे इतनी आसानी से जाने देने का नहीं था। उसकी सिलहट फ्लैश हुई और वो उसके सामने आ गई। ठीक है, उसने ठंडी नजर से लिन फेंग को देखते हुए कहा, सबसे पहले मैंने उसे देखा था, मुझे वापस दे दो। लिन फेंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे सबसे पहले मैंने इसे अर्थ को ढूंढा था। मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम यहाँ क्या ट्रैवल कर सकती हो, क्या ट्रैवल कर सकते हो मेरे साथ, हम साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया था। जब तुमने मना कर दिया था तो मैं तुम्हें कुछ क्यों दूँ, और अब तुम किस हद से तुम्हारा है। मैं कह रही हूँ कि ये मेरी है, वो तो ये मेरी ही है, फेंगटिंग ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। अगले पल उसके बॉडी से एक डेडली ऑर्डर फूट पड़ी। 9 सन ग्रास के लिए वो लिन फेंग को मारने के लिए तक तैयार थे। लिन फेंग की भौहें सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन आ गया। ये लड़की इसका ट्रेजर चुराने के लिए उसे मारना चाहती है। मेरी नजर से दफा हो जा, लिन फेंग ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। ठीक है, वो सीधे फेंगटिंग की बॉडी पर टूट पड़ी। खतरनाक प्रेशर। फेंगटिंग का लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी सह भी नहीं पाएगी, है ना। कितनी टेरिफाइंग हो रहा है। लिन फेंग की इतनी ठंडी और थी कि उसके सांस तक टूटने लगी थी। डर के मारे वो अपने पीछे हट गई थी। ठीक है, उसके चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि लिन फेंग से इस ग्रास को छीनना नामुमकिन था। वो उसके प्रेशर तक को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। लिन फेंग उससे ज़्यादा पावरफुल थे। मुझे वाकई 9 सन ग्रास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम मुझे थोड़ी सी दे सकते हो, फेंगटिंग ने बेचारी से शकल से कहा। वो चाहती थी कि लिन फेंग का दिल पिघल जाए, लेकिन लिन फेंग हंस पड़ा। अच्छा, तुम्हें 9 सन ग्रास की ज़रूरत है, लेकिन उसे मेरा क्या लेना देना है। यह कहकर वो मुड़ गया। उसकी सिलहट फ्लैश हुई और वो दोबारा ज़मीन के अंदर चला गया। 9 सन ग्रास एक अनमोल ट्रेजर थी। क्या उसके मांग लेने से तो वो उसे दे देता? बिल्कुल नहीं। और अगर उस दिन फेंगटिंग ने उसे उसके साथ चलने दिया होता तो सब कुछ उसके साथ लिन फेंग शेयर करता। ठीक है, करता और मना कर दिया था मतलब उसने, है ना। तो फिर लिन फेंग परवाह क्यों करता। उसने उसका ट्रस्ट और फेवर पाने से मौका खो दिया था और वो उसे दोबारा मौका भी नहीं मिलने वाला था। फेंगटिंग की आंखों में नफरत और पछतावा भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतना पावरफुल होगा। अगर उसे पता होता तो वो जरूर उसका प्रपोजल मान लेती, और अगर कल्टिवेटर उसके साथ होता इतना पावरफुल तो उसे सफर करना नहीं पड़ता, और उनके गार्ड्स भी कभी उसकी गद्दारी नहीं करते। ठीक है जीयू, ये मेरी गलती है, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। ठीक है, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। लिन फेंग को मना करने वाला आदमी फेंगटिंग चुप रही। ठीक है, मतलब वो बुढ़ा ही था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसी दौरान दूर आसमान से कई सिलहट लगातार उसकी तरफ आ रहे थे। उनमें से बहुत पावरफुल कल्टिवेटर भी थे और बहुत पावरफुल फ्रीजर्स बीस्ट भी थे। सभी कल्टिवेटर ने कुछ देर पहले सवार इल्यूजन के काले बादल देखे थे। सब तुरंत क्यूरियस हो चुके थे। सब देखना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। प्योरकी को वो कैसे इग्नोर कर सकते थे। उनके लिए उस प्योरकी को महसूस करना बहुत आसान था। थोड़ी देर बाद बहुत सारे सिलहट आसमान से नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने घनी प्योरकी महसूस की थी, सब सन रह गए थे अर्थ में। सब लोग हैरान रह गए थे। लिन फेंग की आंखें में तेज चमक अपीयर हो चुकी थी। उसकी सिलहट फ्लैश हुई और लिन फेंग फ्रैंकलिन के तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है, वो गार्ड कमजोर नहीं थे। थोड़ी देर पहले उसने अपनी प्योरकी नास्टोन में बहुत सारी प्योरिटी स्टोन जमा की थी। दफा हो जाओ, गार्ड ने गुस्से से कहा और सीधे लिन फेंग की तरफ मुक्का चला दिया। लिन फेंग मुस्कुरा दिया और अगले ही पल स्वॉर्ड लेग चमकी और उसका चीख हवा में गूंज उठी। ठीक है, वो बंदा वही मर गया था। लिन फेंग ने तुरंत उसकी रिंग उठा ली और उस गार्ड में सिर्फ उसी का पास नास्टोन वाली रिंग थी। ठीक है, लेकिन लिन फेंग यही नहीं रुका। उसकी सिलहट दोबारा चमकी और वो उस आदमी के सामने पहुंच गया था। एक ही पल में उसका डिफेंस तोड़ दिया और उसका उल्टा मुक्का मार दिया था। तेज हवा चारों तरफ फैलने लगी और एक मुंह में उसने उस आदमी की रिंग छीन ली थी। मतलब यही लूट मार कर रहा था। ठीक है, अगर लिन फेंग नहीं लेता तो कोई और जरूर ले लेता और उस गार्ड को मार भी देता। बहुत जल्दी लिन फेंग ने 2 रिंग से छीन ली थी। उसके बाद वो वापस सरफेस पर आ गया था। अब तक सरफेस पर बहुत सारे एक्सपर्ट आ चुके थे। अगर वो और नास्टोन्स लूटने लगा तो फिर सब उसी का को टारगेट बना लेते लिन फेंग को। ठीक है, अब लिन फेंग के पास 9 सन ग्रास थे और बहुत सारी प्योरिटी स्टोन्स आ चुकी थी। उसके लिए यहाँ रुकना बहुत बड़ा हार्वेस्ट था। ठीक है, लड़के तुम्हारी हिम्मत वाकई बड़ी है। इतनी ग्रीडी होने की
कोई हद होती है, ठीक है। कि बुढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग ने बस उसकी तरफ देखा, हल्का से मुस्कुरा दिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो सबका टारगेट बनना नहीं चाहता था, उसे लो प्रोफाइल रहना जरूरी था। मिस फेंग, आपके लिए आपने कुछ नहीं लिया? मिडिल एज आदमी ने फेंग तिन की तरफ देखकर पूछा। दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते थे। फेंग तिन की आंखें चमक उठी, उसने सीधे लिन फेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में खूनी इरादा था। फेंग भी हैरान रह गया। मास्टर ली, अगर आपसे कहूँ कि प्योरिटी स्टोन्स के अलावा भी यहाँ बहुत कीमती चीज़ हाथ लग चुकी है, तो क्या आप उसे हासिल कर सकते हैं? तो क्या थोड़ा हिस्सा मुझे देंगे? फेंकिंग ने मिस्टर ली से पूछा। ठीक है। लिन फेंग के चेहरे और ठंडा हो गया था। वे लड़की हाथ से जहर पार कर रही थी। मिस्टर ली की आंखें में दिलचस्पी उभर रही थी। अगर ट्रेजर काफ़ी हुआ तो तुम्हें दे दूंगा, ऐसा था? ठीक है। फेंग तिंग ने अपनी ओट काट ली। उसे वहाँ समझ आ गया था कि यह पक्का वादा नहीं था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चांस नहीं था। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी था कि आप उसके पास नाइन सन ग्रास पाने की थोड़ी उम्मीद थी। ठीक है, मतलब हाँ, अगर मिल गया तो कभी अचानक मिल गया तो बहुत अच्छी बात थी। उसके पास ट्रेजर है। फेंग तिंग ने लिन फेंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। जब आप लोग अभी तक नहीं आते तब उसके पास बहुत सारे प्योरिटी स्टोन्स ही नहीं उठा रहा था, बल्कि इसने 9 सन ग्रास भी कलेक्ट किए हैं। वो इसकी रिंग के है, सब इसके रिंग में है। ठीक है, सब जैसे ही उसने यह बात खत्म की, सभी लोग की नज़र लिन फेंग पर दौड़ गई। उसने हल्का सा सर घुमाया और लिन फेंग की दौड़ जैसी नज़रों से उसे घूर रहा था। लिन फेंग है ना, उसके दिल में हल्की सी कांप उठी। आसपास खड़े सब कल्टिवेटर्स की आंखों में भी लालच चमक उठी थी। 9 सन ग्रास वाकई एक अनमोल ट्रेजर था, इसका कोई मोल नहीं था। तो इसका मतलब था कि लिन फेंग के रिंग के अंदर बहुत सारे ट्रेजर भी थे और भी सारे। सभी कल्टिवेटर लिन फेंग की तरफ देखने लगे और उस पर जबरदस्त प्रेशर टूट पड़ा था। लिन फेंग ने आसपास नजर दौड़ाई। कुल 6 लोग थे और सभी जुआन क्लियर के एक्सपर्ट थे। सब लोग सुनो, अर्थ वे को सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था, इसलिए मैं कुछ चीज़ें ले सकता हूँ। ये कंपनसेशन के रूप में ले लिया है मैंने। बाकी सब लोग कुछ 6 लोग बांट लो, मतलब बाकी सब लोगों को तुम लोग बांट लो, ऐसा लिन फेंग ने कहा। ठीक है, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी, क्योंकि प्योरिटी स्टोन्स उठाने नहीं भागा। सबको पता था कि ये एरिया इतना बड़ा है कि प्योरिटी स्टोन्स काफ़ी है, लेकिन इसके बाद भी और ज़्यादा कल्टिवेटर्स यहाँ पर आएंगे। तब इस जगह को सिर्फ 6 लोगों में बांटना नामुमकिन होगा। जो बाद में आएंगे वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। ये तो दोबारा बांट होगा, मतलब या तो दोबारा बांटेंगे या फिर बकचोदी होगा। मतलब पावरफुल कल्टिवेटर आ जाएगा। ठीक, सबसे कीमती ट्रेजर उठाकर और भी आराम से निकल जाने की सोच रहा था। इनफैक्ट कितने भोले हो तुम, मिस्टर ली ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे रिंग में जो कुछ है वो अब सब मेरा है। प्योरिटी स्टोन्स, 9 सन ग्रास, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अपनी सारी चीज़ें यहीं छोड़ दो और दफा हो जा। काले जूंगे पहने हुए एक आदमी ने कहा। लिन फेंग ने अपनी बातों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई ऐसा नहीं डाला था। मतलब सब लोग लालची थे और सब कुछ सबके लिए सब कुछ चाहते थे। सबसे पहले अर्थ विल मैंने डिस्कवर की थी, मैं सबसे पहले यहाँ आया। तो लिन फेंग ने ठंडे आवाज़ में कहा। तुम्हें सिर्फ दफ़ा होने को कहने की तुम्हारी इज्जत बचाना है, लेकिन मतलब ठीक है, दफ़ा होना कहना। मिस्टर ली ने बर्फ जैसे आवाज़ में कहा। हमें अकड़ मत दिखाओ। अकड़ दिखा रहे हो? उसकी नज़रों में लिन फेंग सिर्फ एक कमज़ोर कल्टिवेटर था, और लिन फेंग अपनी एक चीज़ उन लालची लोगों के साथ बिल्कुल भी बांटने के लिए तैयार नहीं था। मतलब इतनी सारी कीमती चीज़ नहीं बांटना चाहता था लिन फेंग। तो इस एपिसोड कहीं तक रखता है गाइस, मिलते हैं एपिसोड के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।